और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इथिना स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और बाजार में हमने जिस तरह से ग्लोबली एक रिकवरी का सेशन देखा है, आज किस तरह के ट्रेड सेटअप होना चाहिए, चलिए वेरी क्विकली लेट्स गो टू अजय। गुड मॉर्निंग अजय, किस तरह का आज ट्रेडर स्क्रीन दिख रहा है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेल, अगर हम आज सुबह ट्रेडर स्क्रीन की बात करें तो अगेन कॉशियस टू पॉजिटिव। अब पैनिक जैसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। सबसे खास बात जो ग्लोबली ओवरनाइट हुई कि क्रूड वापस नीचे आया, जो जैसा कि हमने एग्जैक्टली आपको बोला था कि ये कैस्पियन सी का पाइपलाइन का मामला है, ये वन ऑफ लग रहा है और वही हुआ। क्रूड जो है वहाँ से नीचे आ गया। तो ग्लोबल मिक्स्ड है मार्केट्स को अगर आप ले लें, लेकिन मिक्स टू पॉजिटिव। एफआई ने वापस से बिकवाली की तो ये एक कंकरेंट ट्रेंड नहीं बन पाया कि वो बाय कर रहे हैं। डीआईएस ने सपोर्ट लगाया, लेकिन सेंटिमेंट फ्रेजाइल नहीं है। सेंटिमेंट 17,100 के बाद बाउंसेस आ रहे हैं और लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन को देखें तो आपको दिखाई देगा कि ब्रॉडर मार्केट जो है, साइड मार्केट जिसे बोलते हैं, वहाँ पे काफ़ी बाइंग अटेम्प्ट हो रही है और सेंटिमेंट और मूड अमंग द ट्रेडर्स एक्चुअली बाइंग का है। और इसीलिए हम ये लेके चल रहे हैं कि ट्रेंड अभी भी बरकरार बना हुआ है। श्योर आज फ्राइडे है, थोड़ी कवरिंग होगी, थोड़े स्क्वायर्स होंगे क्योंकि लोग लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट नहीं ले जाना चाहेंगे। किस तरफ बुल एंड बेयर का मामला घूमता है ये देखने वाली बात है, लेकिन फ्रेजाइल नहीं है। मार्केट पॉजिटिव और बॉइंट और फर्टाइल लग रहा है एक बार 17,500 अटेम्प्ट करने के लिए। क्या यही बात रिफ्लेक्ट हो रही है डेटा में, एफएनओ में? ये हम सवाल पूछेंगे और डिस्कस करेंगे डिम्पी के साथ। गुड मॉर्निंग डिम्पी। गुड मॉर्निंग अजय। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि हाँ, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब क्वांटम बढ़ गया है डीआईएस का। अगर आप डीआईएस के आंकड़े देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो 2,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। पहले 200-250 करोड़ के आसपास की रह जाती थी और माइनस 1740 कैश का है। खैर, इस पर हम नीचे आते, सबसे आप लास्ट में देख पा रहे हो फिर से इंडेक्स ऑप्शन है। ये 5,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन है। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि बाजार के पास अच्छा बेस है। जब जब ऑप्शन के अंदर पैसा आएगा, ऊपर जाके राइटिंग होगी, कोई खास बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो जल्दी से निफ्टी का डाटा। 2 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है इसके अंदर और 4% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन आप एक चीज जो ध्यान दे रहे होंगे वो वीवैम्प है। ये पिछले 3 दिन से नहीं बदल रहा, 17,200 के आसपास ही चल रहा है। इसका मतलब है कि 17,200 मार्केट का इर्द गिर्द घूमने वाला एक रेंज है। आज भी शायद मार्केट इसी कोशिश करेगा। आज हमने आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट सीधा सीधा बना दिए। सपोर्ट क्या है? जब तक 17,000 ब्रेक नहीं करेंगे बाजार में कोई डैमेज नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है? जब तक 17,400 पार नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर नहीं आएगी। अब जरा बैंक निफ्टी दिखाता हूं आपको मैं। 3-3.5% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी घटा है। अनवाइंडिंग यहाँ पे भी हुई है। 35,742 पे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ठीक माना जाएगा। बैंक निफ्टी में तेजी कब आएगी? एक पॉइंट अगला आपको आ जाएगा। बैंक निफ्टी में तेजी जब आएगी, जब 36,707 ये वाला जो लेवल है, ये अगर पार हो जाएगा तो बैंक निफ्टी के अंदर जोरदार शॉर्ट कवरिंग आएगी। टिल जब तक ये लेवल पार नहीं होगा तो बैंक निफ्टी में आप रुक रुक के ट्रेड कीजिएगा। आगे आते हैं पीसीआर और विक्स। पीसीआर अगर आप देखेंगे तो दोनों ओवरसोल्ड है। आप देख रहे होंगे दोनों 1% से नीचे जा चुके हैं और इंडिया जो विक्स है वो करीब 24 के आसपास का, यानी कि वॉलिटिलिटी रहेगी बट आपके फेवर में है पीसीआर। आप खरीदारी करना चाहे तो डिप में कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और चीज, 7 शेयर एफ&ओ बैन में है। 7 शेयर, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है मेरे हिसाब से बॉयंसी दिखाने का। इतनी ईगरनेस है बेट लेने की स्टॉक स्पेसिफिक एफएनओ स्टॉक्स में कि वो लिमिट हिट कर गए, बैन में आ गए। 90% से ऊपर की लिमिट चल रही है। बिल्कुल। ये 7 शेयर जो इसमें आ गए। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग भी एक जबरदस्त मूव दे रहा है। सेल भी बताता है, सेल भी है तो फेवरेट है। डेल्टा कॉप, बलरामपुर चीनी, बताइए क्या शानदार नेम है। ये बताता है कि कितना ईगरनेस है, अगर मैं बोल सकूं कि ट्रेड करने का, सट्टा करने का। तो ये एक इस तरह का एक रिफ्लेक्शन है। एनीवेज प्रियंका, चलिए जानते हैं कि आज हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट निफ्टी में ट्रेड क्या बता रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ ट्रेडर स्क्रीन और एफएनओ स्क्रीन में कौन से शेयर्स हैं, किस तरह का ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहाँ के स्ट्राइक्स पर एक्शन है, ये सारी स्ट्रैटेजी अब हमारे टेक्निकल एनालिस्ट से भी समझ लेते हैं। हमारे साथ 3 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रुद्रमूर्ति है, राहुल शर्मा है और संतोष मीना है। चलिए सबसे पहले एक बार राहुल के पास चलते हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। आज तो दोनों ही स्ट्राइक्स पे, ऊपर और नीचे के स्ट्राइक्स पे आपको अच्छी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है, लेकिन मार्केट किस तरह टिल्टेड लग रही है? बुलिश? जी बिल्कुल प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, जिस तरीके से हमें ग्लोबल क्लूज मिले हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं। जिस तरीके से कच्चे तेल में थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है मार्केट के लिए। और मेरा मानना है कि कल एक्सपायरी के चलते बैंक निफ्टी में काफ़ी वीकनेस थी
और उसी वजह से हमने ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ देखा। आज मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली हमें देखने को मिलेगी, इसलिए दोनों ही इंडाइसेस में मेरी बाय की सलाह रहेगी। निफ्टी में सबसे पहले बताऊं आपको तो निफ्टी में सबसे पहला सपोर्ट, अहम सपोर्ट 17,140 के लेवल पे है। अगर ये टूटता है नीचे की ओर तो मुझे लगता है 17,050 और 16,900 के लेवल्स आपको सपोर्ट की तरह काम करेंगे निफ्टी के अंदर। ऑन दी अपसाइड डेफिनेटली 17,300 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको हम जैसे ही ब्रेक करेंगे, ऑल्दो अभी भी हम SGX निफ्टी को देखें तो कहीं ना कहीं 17,300 के आसपास इंडिकेट कर रहा है, तो 17,300 सबसे पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जाते ही 17,380 और 17,480 के जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी के लिए। ऑन दी अदर साइड बैंक निफ्टी को देखें तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है। ऑन दी सपोर्ट्स की बात करूँ अगर बैंक निफ्टी में तो 35,400, 35,300 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो हमें डेफिनेटली 35,175 या 35,000 के लेवल्स को वॉच आउट करना होगा। ऑन दी अपसाइड 35,700, 35,900 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। इसके निकलते ही मुझे लगता है 36,000 के पार जाते ही 36,200 विल बी द रेजिस्टेंस पॉइंट टू वॉच आउट। तो मेरी सलाह में दोनों ही इंडेक्सेस में हम आज बाइंग स्ट्रैटेजी रखेंगे और इन लेवल्स को वॉच आउट करेंगे। ऑलराइट, तो ये रहेगी इंडेक्स पे स्ट्रैटेजी राहुल की। रुद्रा, आज क्या करेंगे आप? आज आप यहाँ से लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं या थोड़े कॉशियस हैं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। अभी मार्केट को, निफ्टी को देखा है तो पहला ब्रॉड रेंज है 17,050, 17,100 पर सपोर्ट आ रही है और रेजिस्टेंस है 17,400, 17,500। अभी हम एग्जैक्टली उसका बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, पहला FII का सेलिंग चालू था बट स्टिल मार्केट वाज रेजिलिएंट एंड इट वाज गेटिंग सपोर्ट एंड इट वाज मूविंग अप। अभी मैं एक पेक्यूलियर फीचर देख रही हूं, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड especially is trading above $117 per barrel. Market is ignoring. So I won't be surprised if we see crude oil, even though yesterday it has come down by about 2 to 3%, still it is decisively trading above $117 per barrel. अभी ही लेटेस्ट क्रूड ऑयल का प्राइस है $119.3, बट मार्केट इज नॉट बॉदर्ड, इट इज इग्नोरिंग। सो मेरे को शॉर्ट टर्म में ये लगता है इंट्राडे के लिए 17,200 सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट टू लेवल्स क्लोजर टू 17,380 टू 17,400 इज पॉसिबल। प्योर इंट्राडे के लिए आई विल बी बाइंग 17,180 टू 17,200 सपोर्ट रखना चाहिए और टारगेट 17,380 टू 17,400। एंड फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम, for me Nifty is in a no trade zone, 17,000 to 17,500, 500 point broad range. April series mein we might see a breakout. Market will tell which side it wants to break and then I will take position accordingly. बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 35,500 और उसका रेजिस्टेंस है 36,000 टू 36,200। आज मेरे को यह लगता है बैंक निफ्टी भी 36,000 का एक पुल बैक का अटेम्प्ट करता है। इंट्राडे के लिए आई एम बुलिश एंड फॉर मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम मार्केट्स आर इन अ रेंज एट इंडेक्स लेवल, बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। राइट, सो इंट्राडे के लिए बुलिश है लेकिन थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए होना चाहिए। संतोष, मॉर्निंग, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आज इंट्राडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट एक बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्रूड ऑयल $100 से 125 तक चले गया था, उसके बावजूद भी मार्केट ने अपने गेन्स गिव अप नहीं किए, तो ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाता है। नीचे की ओर 17,070 से 17,030 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और मैं 16,800 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक उसके ऊपर है, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। 17,200 इमीडिएट सपोर्ट है, ऊपर की ओर 17,350 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलने पर 17,490 अगला टारगेट लेवल रहेगा। मुझे लगता है कि आज या आने वाले दिनों में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है ओवरऑल मार्केट में, बिकॉज जो हेवी वेट्स है लाइक आप HDFC, ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, ये सब मेजर सपोर्ट पे है। वहीं
रिलायंस और आईटी स्टॉक्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट में अच्छे गेन देखने को मिले। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये अभी भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 100 डे 200 50 डे तीनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ था, जो अराउंड 35-300 के आसपास आ रहा है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन रहा है। बड़ी तेजी हालांकि 37,000 को क्रॉस करने के बाद ही बनेगी, लेकिन करंट लेवल भी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्रेश एंट्री के लिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रुद्रा की कॉल ये रहेगी, संतोष मीना की भी स्ट्रैटेजी निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। अब एक बार ट्रेडिंग कॉल्स भी ले लेते हैं। राहुल, आपकी आज ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? क्या आप ऑलराइट, ठीक है, राहुल के पास भी ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे, लेकिन इस वक्त हम सौमित के पास जाते हैं और आज ये समझ लेते हैं कि आज कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी, यानी आज के त्रिमूर्ति स्टॉक्स कौन से हैं। सौमित बताएं, मॉर्निंग कौन से 3 स्टॉक्स हैं जिन पर नजर होगी? गुड मॉर्निंग। पहले तो जो ऑयल रिफाइनरी पैक है उस पर पूरी नज़र रहेगी। ऑयल रिफाइनरी पैक में काफ़ी स्टॉक्स आते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, स्टेट ओन्ड ऑयल रिफाइनरीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, फिर MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम। सो ये सारे ऑयल रिफाइनरीज है जिस पर फोकस रहेगा। इसके पीछे का कारण एक ही है, वो ये है कि जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, जो कि एशिया का बेंचमार्क है, वो करीब $17.5 प्रति बैरल पे पहुंच चुका है। अगर आप लास्ट 1 मंथ का एवरेज प्राइस देखेंगे सिंगापुर GRM का, तो करीब $9.8 पर बैरल के आसपास था। तो अच्छा खासा उछाल हमें सिंगापुर GRM में दिखा है। इसके पीछे एक कारण वो है कि जो सप्लाई है क्रूड ऑयल का वो कम हो चुका है रशिया पे एम्बार्गो लगने के कारण, बट जो डिमांड है रिफाइंड प्रोडक्ट्स का वो अभी भी काफ़ी ऊपर की तरफ होने के कारण जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है इस पर उछाल देखने को मिला। और इसी कारण ये जो ऑयल रिफाइनर्स है इनके अर्निंग्स पे इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये ऑयल रिफाइनर्स पहले तो फोकस में रहेंगे। दूसरा कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, फोर्ब्स एंड कंपनी। ये स्टॉक फोकस में इसलिए है क्योंकि कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे वो अपना चांदीवली वाला लैंड जो है वो करीब 235 करोड़ रुपीस के लिए बेचने वाले हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये फर्स्ट क्वार्टर FY23 तक कंप्लीट होगा और ये इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप वो सिर्फ 546 करोड़ रुपीस का है और जो कंपनी का डेट है ग्रॉस डेट बुक में वो करीब 691 करोड़ रुपीस का है। तो क्लियरली ये जो लैंड डील हुआ है ये काफ़ी बड़ा है एज अ अमाउंट फॉर द कंपनी, और ये डील की वजह से कंपनी का शायद डेट भी आगे जाके कम हो सकता है। तीसरा जो कंपनी फोकस में है वो है GR इंफ्रा। कंपनी ने एक नया ऑर्डर जीता है करीब 907 करोड़ रुपीस का। अगर आप मार्च महीने में ही देखते हैं तो ये दूसरा बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए। पहले भी उन्होंने करीब 900 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर अनाउंस किया था कुछ ही दिन पहले, और ये अब 907 करोड़ रुपीस का नया ऑर्डर कंपनी ने जीता है। अब अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो करीब 16 से 17 हज़ार करोड़ रुपए का है। तो इसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी बन जाता है GR इंफ्रा के लिए, और इसी दम पे ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ठीक है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे तो वैसे भी कई दिनों से बैक टू बैक देख पा रहे हैं, इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इससे पहले भी एक हफ्ते पर पहले ही इसको एक और भी ऑर्डर मिला था, अब फिर से एक ऑर्डर की खबर आई है। तो ये आपको त्रिमूर्ति शेयर यानी कि आज के 3 ऐसे शेयर सौमित बताते हुए जिस पे आपको ज़्यादा फोकस रखना, ज़्यादा ध्यान रखना है। खैर आगे बढ़ते हैं। राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल से एक बार उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी आज के पता कर लेते हैं। राहुल गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आज आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? नमस्कार डिम्पी। देखिए कल भी हमने देखा और काफ़ी दिनों से डिम्पी वॉच आउट कर रहे हैं हम लोग कि मार्केट की इस वॉलेटिलिटी के बीच में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बहुत ही शानदार आ रहे हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। सबसे पहला सिलेक्शन आज मेरा माइनिंग की तरफ से GMDC के ऊपर रहेगा। देखिए GMDC की हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है 177 के पास में। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है डिम्पी। स्टॉक एक अच्छे मेजर अप ट्रेंड में है। मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो वहाँ पे एक शार्प अपसाइड मूव के बाद में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था 160-170 के बीच में। एक नैरो रेंज थी जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और इस ब्रेकआउट के चलते स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बनाया 179 का। अब कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन आपको वीकली चार्ट्स पे भी नजर आएंगे और एक अगर चार्ट्स को स्ट्रेच करके देखेंगे तो आपको एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लेवल्स आपको 2017 में और 2014 में देखने को मिले थे। तो ऑन द इमीडिएट बेसिस मुझे लगता है 190 रुपए के टारगेट के लिए ये स्टॉक आपको आता हुआ दिखेगा। बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 170 रुपए पे। दूसरा नाम है डिम्पी वेलकॉर्प।
जिसकी हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है 153.75 पे। देखिए सभी जानते हैं कंपनी बहुत शानदार है, वो करीबन अगर हम बात करें लार्जेस्ट वेल्डेड पाइपलाइन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है ऑल पाइपलाइन रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। और जिस तरीके से ये स्टॉक ने अभी एक कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कि रेंज जो है अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 140 से 150 की एक रेंज दिखेगी ऑन दी अपसाइड, जिसमें मुझे लगता है कि अब जिस तरीके के ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं स्टॉक करीबन 190 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। बट ऑन दी इमीडिएट बेसिस अगर देखें तो 165 रुपए के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि 165 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे आपको। अगर ये लेवल्स आपको सस्टेन करते दिखें तो आपको एक मीडियम अवधि में ये स्टॉक 190 तक भी जाता हुआ दिखेगा। तो अभी के लिए 165 रुपए के टारगेट रहेंगे वेलकॉर्प में, स्टॉप लॉस रहेगा 149 का। थर्ड सिलेक्शन मेरा एनएमडीसी है। एनएमडीसी जो कि एक नवरत्न पीएसयू कंपनी है, प्रॉफिटेबल पीएसयू है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जिस तरीके से इको फ्रेंडली माइनिंग कंपनी बन के आई है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर की, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग और टेक्निकली देखेंगे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दे रहा है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे रहा है, स्टॉक बहुत ही अच्छे मोमेंटम है और मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आपको चार्ट्स पे इमीडिएटली दिखेगा जैसे ये 159 रुपीज़ यहाँ से जो लास्ट क्लोजिंग है उससे जस्ट 2 रुपये ऊपर है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आप 152 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट लेवल्स रहेंगे एनएमडीसी के लिए 170 रुपए के। ये तीनों मेरे सिलेक्शन रहेंगे डिम्पी, जिसमें से मैं कॉल आउट दे जीएमडीसी को देना चाहूँगा, जिसमें हमने टारगेट्स दिए 190 रुपए के और स्टॉप लॉस दिया 170 रुपए का। राइट, फर्टिलाइजर, मेटल पैक और साथ ही एनएमडीसी, जीएमडीसी और वेल्सपन कॉर्प, ये रहेंगी कॉल्स राहुल की तरफ से। रुद्रा, आप कहाँ अपनी बेट्स प्लेस कर रहे हैं आज? आप तो बुलिश हैं आज इंट्राडे के लिए, होपफुली सारी बाय कॉल्स हैं। Yeah, Priyanka, I'm going more with mid cap or broader market for buying, and I am bullish for short term and intraday भी Nifty Bank Nifty I am bullish. So मेरा पहला buy call है Oberoi Realty। अभी लास्ट 2-3 दिन का देखा है तो ये स्टॉक क्लियर से अक्यूमुलेट हो रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज, बाइंग वॉल्यूम इज गोइंग अप, ओपन इंटरेस्ट एडिशन वो भी पॉजिटिव साइड में हो रहे हैं, और ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट पर है वो 930-940 जोन पर। Once it makes a breakout above 940, straight stock is headed towards 990 to 1000. So मेरे को ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है इधर लॉन्ग करने के लिए। 990 टारगेट और स्टॉप लॉस 900 इसको रखना है। ये पोजिशनल कॉल है, F&O में भी अवेलेबल है। शॉपर स्टॉप लुक्स ऑल्सो वेरी गुड। कंटिन्यूअसली ईटी नाउ स्वदेश पर ही मैं बाइंग का सलाह दे दिया था, इस पर अभी भी स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। नो डाउट सम डायरेक्टर सेलिंग न्यूज आया, बट वो सभी अब्सॉर्ब करके स्टॉक इज वेरी पावरफुल। स्टॉक टेक्निकली लुक्स वेरी स्ट्रांग, गुड स्टॉक इवन फॉर अ पोर्टफोलियो बाय। मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम पर आई एम हैविंग अ हायर टारगेट ऑफ इवन अबाउट 700 रुपी ऑन शॉपर स्टॉप। ट्रेडिंग के लिए 500 रुपी टारगेट रखता हूं, इसका स्टॉप लॉस 420 रहना चाहता हूं। और लास्ट बाय है वो ग्यूफिक बायो। ग्यूफिक बायो इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। Again, pharma में I feel these are stocks which can do very good from mid cap, and इसका immediate target 265 है, eventually can touch even 300 rupees, stop loss of 245, and मेरा call for the day है Oberoi Realty, target of 990 and stop loss of 900. I see big momentum picking in Oberoi Realty. Close above 940 confirms to me that yes, this stock is headed towards 1000, and I'm expecting today that breakout to happen. तीन ट्रेड आपको दे दिए रुद्रमूर्ति ने। इस बीच संतोष मीना से भी समझ लेते हैं उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। संतोष, गुड मॉर्निंग, आप बता दीजिए अपनी ट्रेडिंग कॉल्स। मेरा जो पहला स्टॉक है टाटा पावर, इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है। इस स्टॉक ने 200 रुपए पर बहुत अच्छा बेस बनाया और रिसेंटली इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है, और मुझे लगता है इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली भी एक बज़ है कि शायद ये अपनी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकता है अपने रिन्यूएबल बिजनेस को अलग करके। सो इस स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पर 252 265 दो इमीडिएट टारगेट्स है और 233 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है डेल्टा को। इसमें एक लंबे कंसल्टेशन के बाद मंडे के दिन एक ब्रेकआउट आया था, हालांकि ये F&O बैन में चला गया था, उसकी वजह से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इसकी अभी जो ओवरऑल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है वो 80% के आसपास आ गया है, तो शायद मंडे को ये F&O बैंड से बाहर आता हुआ दिखेगा और फिर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 335 350 के दो टारगेट रहेंगे।
रहेंगे, 295 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा तीसरा थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड है, प्रीएम्प्टिव ट्रेड है एचडीएफसी लिमिटेड। ये करेक्शन के बाद अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है। ये 20 डे मूविंग एवरेज है और 2310 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2300 पे अच्छा बेस है इसको, तो यहाँ पर 2450 2550 के 2 टारगेट रहेंगे। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता दिखेगा, उसका ब्रेकआउट आता दिखेगा और ये शायद आने वाले दिनों में मार्केट को सपोर्ट भी कर सकता है। मेरा लास्ट कॉल ऑफ द डे है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मिड कैप आईटी स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे मुझे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। इसमें एक डबल बॉटम का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे 140 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 130 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये संतोष की कॉल्स रहेंगे और उन्होंने अपनी कॉल ऑफ द डे भी बता दी। रुद्रा, आपने अपनी कॉल ऑफ द डे नहीं बताई ओबेरॉय रियल्टी, शॉपर स्टॉप और जीएफसी में से। Priyanka, Oberoi Realty will be the call of the day. Target 990, stop loss 900. ऑलराइट, ठीक है। सो ये सारी ट्रेडिंग कॉल्स, बाय कॉल्स ही हैं आज हमारे पास सारी की सारी, यानी टोटल मिलाकर 9 बाय कॉल्स। इंट्राडे पे बुलिश हमारे तीनों ही गेस्ट, तीनों ही टेक्निकल एनालिस्ट, और निफ्टी पर वो ऊपर की रेंज भी बता चुके हैं, सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे साथ अजय भी स्टूडियो में बन गए हैं। अजय जी हाँ, बिल्कुल 70 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है इस समय गेन्स। तो ये जो क्रूड का फॉल है, विदेशी बाजार कैसे भी हो, एशिया कैसा भी हो, लेकिन क्रूड का फॉल वो इटसेल्फ काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है और उसी के चलते हम 70 पॉइंट गेन्स में देख रहे हैं। स्टॉक्स और निफ्टी कॉल्स तो डिस्कस हो चुके हैं। अपने पैनलिस्ट से हम डिस्कस करना चाहेंगे एक एरिया जो लगातार बहुत ज़बरदस्त गेन्स दिखा रहा है, चाहे वो सन फार्मा हो, चाहे वो सिप्ला हो, डॉक्टर रेड्डी कल 4.5% ऊपर था, और वो है फार्मा शेयर। और अरबिंदो भी अपने पीक ऑफ पेसिमिज्म लेवल से 400 समथिंग के लेवल से रिबाउंड करके 600 की तरफ आ गया है। राहुल, इनफैक्ट रुद्रा से पूछते हैं, क्योंकि रुद्रा आप लार्ज कैप यूनिवर्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं, फार्मा में किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है, एक फार्मा इंडेक्स में, और अगर इन 3 स्टॉक्स की बात करें, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न किधर बन रहा है? हेलो रुद्रा, ये सवाल आपके लिए था। या अजय जी, मेरे को फार्मा लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सेक्टर वाइज ये बहुत अच्छा है, और मेरे को ये 3 स्टॉक पर सिप्ला बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि अभी का लेवल्स देखा है तो 1029 पर है, और सिप्ला का क्लियर ब्रेकआउट है वो 1000 का जोन पर है। इवन एट करंट लेवल सिप्ला इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय, और इसका पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम। सिप्ला विल बी माय बाय। 1000 को स्टॉप लॉस रख के सिप्ला कैन हेड टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 1080 फर्स्ट, एंड अबव 1080 मेरे को 1200 भी टारगेट अवेलेबल है। एफ&ओ में पोजिशनल लॉन्ग करके रोल ओवर करना का कैंडिडेट है सिप्ला, एंड दिस स्टॉक इज वेरी वेरी बुलिश। एंड फॉर मी इवन सन फार्मा लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इवन yesterday Nikun sir was giving a good analysis on Sun Pharma, and you got an opportunity to enter Sun Pharma yesterday at lower level around 885 to 890 zone per. Very very good entry for Sun Pharma, and I feel Sun Pharma is also headed towards 1000 rupees. So Sun Pharma and Cipla looks very strong to me, and Pharma index को भी देखा है तो मेरे को Pharma index is also definitely looking strong, and I will be selective in pharma space, and for me Cipla and Sun Pharma will be the top buy calls. Even lot of good mid and small cap stocks in pharma are available, and one of the example I gave was Gufic Bio. वो भी चार्ट पैटर्न्स पर accumulation का clear zones पर है, and risk reward at current level for buying Gufic Bio is also very good. Pharma is a big thumbs up to buy in this market, and you have to be stock specific here. मिड कैप में ग्यूफिक हो गया, और बड़े शेयर्स के अंदर सिप्ला हो गया, और एक सन फार्मा हो गया। दीज आर द शेयर्स जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स के वो शेयर हैं जो कि रुद्रा को टेक्निकली भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, पूजा के पास चलते हैं सीधा, और उनसे ये समझ लेते हैं कि आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। पूजा, बताएं आप। जी, ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले यूपीएल से शुरुआत कर लेते हैं। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 1100 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं।
कीमतें जो बढ़ी हैं उससे अच्छे तिमाही नतीजों की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट कल जो काफ़ी एक्शन में था उस पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की राय बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 380 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। सबसे बड़े शेयर होल्डर इन्वेस्को के साथ टकराव जो है वो खत्म होना एक बड़ा पॉजिटिव और इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल दिखाई दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने SBI पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य 675 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं और इनका कहना है कि बैंक लगातार अपने बैलेंस शीट को मजबूत कर रहा है और डिजिटल क्षमता के थ्रू भी एक अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई जा रही है। इंडस टावर पर JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, ओवरवेट की राय बरकरार है, निवेश के लिहाज से इन्हें काफी आकर्षक लग रहा है। इस साल करीब 14% लुढ़का था ये शेयर, उस लिहाज से वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं स्तरों पर। अनुपम रसायन पर जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और कवरेज शुरू की है, लक्ष्य 1040 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। इस स्टॉक में भी एक काफी बड़ी गिरावट देखी गई, करीब 16% की, उस लिहाज से वैल्यूएशन भी काफी आकर्षक नजर आ रहा है और चीन प्लस वन स्ट्रैटेजी से कंपनी को फायदा होने की बात की जा रही है। और आखिर में बात करते हैं इंडिगो की। JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, अंडरवेट से अपग्रेड कर न्यूट्रल की राय दे दी है और लक्ष्य भी बढ़ाया है, 1400 से बढ़ाकर 1825 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य देख रहे हैं और इस समय इनका मानना है कि डिमांड और सप्लाई में संतुलन दिखाई दे रहा है, लेकिन FY23 में एक घाटे की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये रिपोर्ट है इंडिगो पर JP मॉर्गन की तरफ से। इंडिगो और SBI दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इस पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपके सामने वो शेयर्स भी रखते हैं जो आज खबरों के दम पर चल सकते हैं, यानी कि आज के स्टॉक्स एंड न्यूज़। सौमित हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं आपको ये बताने के लिए। सौमित बताएं प्लीज़। तो पहले तो टाटा कंज्यूमर फोकस में रहेगा। अब कंपनी ने कहा है कि वो 29 मार्च को एक बोर्ड मीट करने वाली है जहां पे वो एक अपने फॉरेन सब्सिडरी को अपने साथ मर्ज कर लेगी। इस कारण क्या होगा कि जो एक फॉरेन होल्डर है उसको अप टू 1.5% स्टेक शायद टाटा कंज्यूमर में मिल सकता है। तो यही प्लान फाइनलाइज करने के लिए कंपनी 29 मार्च को बोर्ड मीट रखने वाली है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा कि कौन सी कंपनी को ये मर्ज करेंगे और कौन ही नया फॉरेन होल्डर होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन चालू किया है अपने वेस्ट बंगाल वाले नए प्लांट में। ये प्लांट का टोटल कैपेसिटी है करीब 1,08,000 मेट्रिक टन पर एनम, सो काफ़ी बड़ी प्लांट है। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। उसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज, इनको एक नई ऑर्डर मिली है इंडियन आर्मी से और वो डेवलप करने वाले हैं एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर। अब ये जो ऑर्डर मिला है ये करंटली तो प्रोटोटाइप बनाने का ऑर्डर मिला है और ये प्रोटोटाइप उन्हें 30 वीक्स में सबमिट करना है। जैसे ही वो प्रोटोटाइप सबमिट करेंगे और ये अप्रूवल हो जाएगा तब उनको एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है इंडियन आर्मी की तरफ से। ऑर्डर के दम पे ही मदन सिंह सुमी भी फोकस में रहेगा क्योंकि PTI का एक रिपोर्ट आया है कि उन्हें एक फर्स्ट ऑर्डर विन मिला है बोइंग एयरप्लेन कंपनी से। अब ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई करने वाला है पॉलीमर पार्ट्स जो कमर्शियल एयरप्लेन्स में यूज़ होती है। अब कंपनी ने अपना ऑर्डर वैल्यू तो नहीं बताया है बट ये ज़रूर बताया है कि ये ऑर्डर थर्ड क्वार्टर FY23 से शुरू होगा और ये नोएडा प्लांट में ये मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और बायबैक के दम पे 3 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे आज। पहले तो अतुल, जहाँ पे वो बोर्ड मीट है उनकी, जहाँ पे वो बायबैक कंसिडर करने वाले हैं, और बाकी 2 स्टॉक जैसे KPR मिल और गल्फ ऑयल। KPR मिल का बायबैक आज ओपन हो रहा है। बायबैक का जो साइज़ है वो 180 करोड़ रुपीज़ का है और बायबैक का जो प्राइस है वो 805 रुपीज़ का है। और गल्फ ऑयल बायबैक थोड़ा छोटा है, अराउंड 85 करोड़ रुपीज़ का, बट जो बायबैक का प्राइस है वो प्रीमियम पे है, करीब 600 रुपये के आसपास जो बायबैक का प्राइस है। ओके, ठीक है। ये कुछ खबरों वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे थे। ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आपने देख ली अब, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शेयर हमको पता तो लग गए इनमें किस में ट्रेड बनता है कि नहीं बनता। इसलिए 3 टेक्निकल एनालिस्ट आपकी हेल्प करेंगे, राहुल शर्मा, रुद्रमूर्ति, संतोष मीना। आप स्क्रीन पे मेरे साथ देखेंगे उनको। आगे बढ़ते हैं, अब जरा टाटा कंज्यूमर्स पे आते हैं। 29 मार्च को बोर्ड मीटिंग भी है होने वाली है और 1.5% इक्विटी एक विदेशी कंपनी को ये जारी कर सकते हैं। कुणाल बोथरा भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, पहले तो गुड मॉर्निंग। एक बार अपना निफ्टी पे पहले स्टांस क्लियर कर दीजिए, फिर मैं स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एक सवाल है मेरा वो पूछ लूँगा आपसे। गुड मॉर्निंग। मेरा मानना है आई थिंक इंडाइसिस कंसोलिडेशन में है। लास्ट 4 डेज से हम रेंज में है 70,000 एंड 17,350। हमने कपल ऑफ डेज बैक भी मैंने ये रेंज बताई थी कि इंडाइसिस काफ़ी टाइम लेंगे शायद ये रेंज को ब्रेकआउट करने में। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इंडेक्स ट्रेड्स के हिसाब से, जैसे मैंने कल भी बताया कि अगर डिप होती है 100-150 पॉइंट की, अगर इंटरडे करेक्शन होती है और 17,100 के आसपास अगर इंडेक्स आती है तो एक इंपॉर्टेंट जोन बन सकता है जहाँ पे कॉन्ट्रा बाइज या फिर बाय ऑन डिप्स किया जाना चाहिए।
तो रेंज के हिसाब से इंडेक्स को प्ले करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। कल जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट हमने देखा एक इंडेक्स ऑप्शंस में कि 17,200 में पुट राइटिंग हुई थी, तो ये इंडिकेट करता है कि 17,200 की जो पुट्स है या वो जो एक लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। सो इंडाइसेस आर स्टिल ट्रेडिंग इनटू अ 350 पॉइंट रेंज, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स शायद थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट फील कर सकते हैं। अगर 17,200 की पुट और ज़्यादा राइट हो तो ये इंडिकेट करती है कि जो बेस है वो हायर शिफ्ट हो रही है इंडाइसेस में। 17,000 का बेस अब 17,200 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पिछले 3 दिन से 17,200 के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। आज सुबह भी हमने डेरिवेटिव्स में भी ये बात आपको क्लियर की थी और यही बात कुणाल भी आज आपको बताते हुए दिख रहे हैं। खैर कुणाल, आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी चाहिए, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो मेरा फोकस मिड कैप स्टॉक्स में रहेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला स्टॉक रहेगा टाटा पावर। काफ़ी बढ़िया चार्ट पैटर्न बन के नज़र आ रहा है, बहुत स्टेडी ब्रेकआउट हमने देखा है कंसिस्टेंटली फॉर टाटा पावर। 220 के लेवल से बाउंस करके फिलहाल 240 के आसपास आ चुका है स्टॉक। सो मेरा मानना है कि आई थिंक एक स्टेडी चार्ट पैटर्न बन सकता है आने वाले टाइम में। बाई के लिए रिकमेंड करूँगा 255 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं इसमें, स्टॉप लॉस 232 का। और सेकेंड स्टॉक अगेन एक मिड कैप नेम जो मैं काफ़ी दिनों से मैं रेकमेंड भी कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मानना है कि आई थिंक ये न्यू ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है स्टॉक, वो है IEX। स्टॉक बुलिश फ्लैग पैटर्न कंफर्म कर चुका है शॉर्ट टर्म या आर्ली चार्ट्स पे। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें, काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी है। कल स्टॉक ने 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया अपसाइड में आफ्टर आई थिंक पीरियड ऑफ मोर देन 3 to 4 मंथ्स। तो ये सारे पैटर्न्स इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉसिबल है कि IEX में भी जो मोमेंटम है वो बरकरार रह सकता है। बाइक लिए रिकमेंड करूंगा 250 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 225। आइए पंकज पांडे को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग पंकज। पंकज, फंडामेंटली अब आपको कितना कंफर्ट आ रहा है बाजार के एलिमेंट्स को देख के? मैक्रो वरीज थोड़ा बहुत माइन्यूट स्केल पे कम हुई है, लेकिन 130 वाला क्रूड नीचे तो आ गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये वॉर का मामला भी अब मार्केट वॉर के पहले के लेवल्स पे चला आया है। आपको किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं इस समय सारे ट्रिगर्स? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ग्लोबली या डोमेस्टिकली इकोनॉमिकली चीजें काफी स्ट्रांग है। आई थिंक जो अभी क्रूड या बाकी एग्री कमोडिटी या मेटल प्राइसेस हायर हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं Q4 के कुछ नंबर्स में दिखेगा। चाहे वो पेंट एज ए सेक्टर ले लीजिए, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल ले लीजिए या बाकी और सेगमेंट्स ले लीजिए, एंड उसका बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो Q1 में दिखेगा, क्योंकि कंपनीज थोड़ी बहुत इन्वेंट्री 1-2 महीने के लिए कैरी करती है। आई थिंक दैट इज व्हेन क्लियर होगा कि अर्निंग ट्रेजेक्टरी में कुछ डेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। बट हैविंग सेड दैट, कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें ऐसा कुछ इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ऑयल एंड गैस में, भले आपके PSU कंपनीज के लिए मार्केटिंग मार्जिन अभी भी क्योंकि अंडर रिकवरी 10-11 रुपए की चल रही है इवन विद द प्राइस इंक्रीज, बट कहीं ना कहीं डीजल का जो क्रैक है या जो स्प्रेड है वो काफी बढ़ गया है, बिकॉज यूरोप में कहीं ना कहीं शॉर्टेज चल रहा है। तो वो एक पॉजिटिव है। प्लस बैंकिंग एज अ ओवरऑल सेक्टर कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहना चाहिए, बिकॉज एसेट क्वालिटी कंसर्न्स लार्जली इज बिहाइंड अस। सो बड़े सेगमेंट जो हैं वो आपके ठीक ठाक कर रहे हैं। आई थिंक कुछ सेगमेंट्स में आपको मार्जिन प्रेशर दिखेगा, अनलेस की प्राइसेस कूल ऑफ नहीं होती हैं, तो देन आई थिंक आपको Q4 एंड Q1 में कुछ ना कुछ दिखेगा। बट हैविंग सेड दैट, ओवरऑल बड़ा डेंट आपको नहीं लगता है, बिकॉज कंपनीज थोड़ा बहुत पास ऑन करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो जो आपके 22-23% का अर्निंग कैगर है वो लार्जली मेंटेन रहेगा। आई थिंक जब ये कूल ऑफ होगा तो हमें लगता है कि मार्केट करीब 20,000 की तरफ जा सकता है, जो कि हमारा एक फंडामेंटल टारगेट है। जब तक ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट 17 से 18,000 की रेंज में रहेगा। एंड आई थिंक जो पहले बॉटम था वो बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन इशू, आई थिंक वो लार्जली बन चुका है। तो वी आर नॉट गोइंग टू रीविजिट दोस बॉटम्स। बट इससे ऊपर चलने के लिए मार्केट के लिए आई थिंक कहीं ना कहीं कमोडिटी प्राइसेस को थोड़ा कूल ऑफ होना जरूरी है। नहीं, ये तो बात सही है आपकी, क्योंकि अगर हम बाकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी से ही बात करें, किसी से ही बात करें, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में लोग ये उम्मीद बना रहे हैं कि पीक कमोडिटी प्राइस ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में बन चुका होगा। ये जो मार्जिन प्रेशर का इशू है कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, ये आपको कितना लंबा चलता नजर आता है? इस वाले कमिंग क्वार्टर में तो बिल्कुल सब पकड़ के बैठे ही हैं कि मार्जिन में प्रेशर आएगा। क्या ये 2 क्वार्टर का इशू हो सकता है? 2 क्वार्टर तो बेयर मिनिमम लगता है, बिकॉज जैसे कि मैं पेंट का एग्जांपल दूं, पेंट में अगर आप देखिए पेंट कंपनी ने करीब 20% के प्राइसेस बढ़ाए थे, क्योंकि इनके 9 मंथ में करीब 110% का ग्रॉस मार्जिन प्रेशर में था। तो कहीं ना कहीं वो मार्जिन रिकवरी, ग्रॉस मार्जिन रिकवरी Q3 तक हो गई थी।
फिर उसके ऊपर फिर से क्रूड चला गया एंड कहीं ना कहीं इनको 5-6% का और प्राइस हाइक कम से कम लेना पड़ेगा। अगर आप उतना और हाइक लेते तो कहीं ना कहीं एक जो वरी क्रॉप अप होगा कि या तो रीपेंटिंग डिमांड पोस्टपोन हो जाएगी या कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा डिप हो सकता है। तो आई थिंक जो चैलेंज है वो वही है, बिकॉज हमें जो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जो 15 से 16% अर्निंग्स कट किए हुए हैं, हालांकि हमारा बुलिश स्टांस मेंटेन्ड है जैसे पेंट जैसे सेगमेंट में, बट कहीं ना कहीं आपको हमें लगता है कि आगे जाके आपका मार्जिन प्रेशर रहने वाला है एंड अगर प्राइसेस कूल ऑफ नहीं होती तो कहीं ना कहीं वो डिमांड को भी इम्पैक्ट कर सकता है। सो वो एक सबसे बड़ा वरी है। सो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस या बाकी चीजें सॉफन हो जाती है तो देन आई थिंक जो भी ये वरी है वो निकल जाएगी, बट अगर वो नहीं है तो कहीं देन आपको 1 या 2 क्वार्टर में धीरे धीरे कमी प्राइस पास ऑन करेंगे, बिकॉज आप वॉल्यूम डी ग्रोथ या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट लेना नहीं चाहोगे, कहीं ना कहीं आप डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहोगे। तो इसीलिए आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच है ऑन दी कमोडिटी साइड। ऑलराइट, तो वेट एंड वॉच कमोडिटी साइड पे है, लेकिन जिस तरह से हम मेटल के प्राइसेस देख रहे हैं पंकज, अगर आप पीछे के सिर्फ 6 दिन में ही देखें तो आप JSPL, वेदांता, JSW स्टील, हिंडाल्को और ऑफ कोर्स मेटल प्राइसेस जिस तरह से सर्च पे, लेकिन अब क्या आगे फर्दर कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अब एक एक्सपर्ट व्यू ये भी आ रहा है कि देव ऑलरेडी इन ओवरबॉट जोन। आई थिंक मेटल में चीजें थोड़ी अलग हैं, बिकॉज अगर आप जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, काफी एनर्जी इंटेंसिव सेगमेंट है एंड कहीं ना कहीं ऐसा यूरोप में लगता नहीं कि आपकी जितनी भी कैपेसिटीज हैं फुली इकोनॉमिक बेसिस पे फंक्शन कर पाएंगी। तो उसके हिसाब से आपके हिंडाल्को वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बन जाता है। एंड जो स्टील में आपका यूक्रेन में करीब 5 मिलियन टन का प्लांट है जो कि लार्जली डैमेज हो चुका है, तो कहीं वो एक सप्लाई जो है आगे जाके नहीं आएगी। तो एक वॉल्यूम ग्रोथ का ऑप्शन तो इंडियन कंपनीज के लिए काफी ओपन अप है ना। आई थिंक कमेंट्री उस हिसाब से काफी पॉजिटिव है। आई थिंक तो अभी एक चैलेंज चल रहा है कि आपके जो कोकिंग कोल प्राइसेस है वो थोड़े काफी ऊंचे चले गए हैं, क्योंकि उसका अगर आप $100 का भी इम्पैक्ट लेते हैं, क्योंकि आपको स्टील मेकिंग में करीब 0.9 टन का आपको कोकिंग कोल चाहिए होता है, तो कंपनीज को एग्रेसिवली प्राइस हाइक लेना पड़ेगा। कंपनीज ने थोड़ी प्राइस हाइक ली है, थोड़ी और आगे उनको लेना पड़ेगा। अगर ये प्राइसेस कूल ऑफ हो जाती हैं तो स्टील में मुझे लगता है कि आपको जल्दी उछाल मिलेगा, अगर नहीं भी आती है तो थोड़ा धीरे धीरे बट मेजर पेस में मिलेगा, बिकॉज इवन चाइना में भी जो आपका एक सबसे बड़ा रीजन है वहां पे भी थोड़े लॉकडाउन या कर्ब्स के हैं। तो दैट वे मतलब इंडियन स्टील कंपनीज आर क्वाइट बेटर प्लेस। आई थिंक जो स्पेयर कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा वो JSW स्टील के पास में आएगा, तो JSW हमारे हिसाब से प्रेफर्ड है, फॉलोड बाय टाटा स्टील। एंड आई थिंक NMDC भी देखा जा सकता है, बिकॉज NMDC का आपका जो इस साल का करीब डिविडेंड यील्ड है करीब 10% है। आगे इवन नेक्स्ट ईयर में भी हमें लगता है कि करीब हाई सिंगल डिजिट में या लो डबल डिजिट में डिविडेंड यील्ड रह सकता है। प्लस आपके आयरन और प्राइसेस भी काफी फॉर्म्ड अप है। प्लस आई थिंक उनका अगर स्टील प्लांट बिक जाता है, जो कि हमें लगता है कि वो बुक वैल्यू पे हमने वैल्यूएशन किया हुआ है, बिकॉज अभी स्टील साइकिल थोड़ी बेटर है, तो आई थिंक वो एक अनदर स्टॉक है जो कि अच्छा कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो NMDC भी पसंद आता है पंकज को, और NMDC पे आज हम एक बाय कॉल भी इनिशिएट कर रहे हैं। ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से भी यहाँ पर अच्छे लेवल्स दिख रहे हैं, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी आपको मेंशन किया है, राहुल की एक कॉल है। चलिए एक बार आप सुमित से समझ लेते हैं कि आज कहाँ एनालिस्ट मीट, कहाँ फंड एक्शन देखने को मिल सकता है, विद हु इज मीटिंग हूम। सुमित बताएं आज क्या क्या है आपके पास? पहले तो मोतीलाल ओसवाल का जो कॉन्फ्रेंस है जो कल भी था और आज भी चल रहा है, उसमें 2 बड़ी कंपनीज जो अपनी प्रेजेंटेशन रखने वाली है वो है प्रिज्म सीमेंट जॉनसन और हिंदुस्तान फूड्स। उसके अलावा जो मीटिंग्स है उसमें पहले आता है बालाजी एमाइंस, जो एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को अपने प्लांट पे मिलने वाली है, जो कि एक काइंड ऑफ प्लांट विजिट हो गया बालाजी एमाइंस के लिए। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट आज है, वो है BSE का और ज़रोदा ब्रोकिंग का, तो इस पर नज़र रखनी होगी कि इसका क्या आउटकम आता है। उसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट, न्यू मार्क कैपिटल को मिलने वाला है। तत्वा चिंतन का भी बोर्ड मीटिंग आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को मिलने वाला है। उसके अलावा KEC का मीटिंग है HDFC सिक्योरिटीज़ के साथ, ओरिएंट इलेक्ट्रिक मिलने वाला है फिलिप कैपिटल को, और वेल्सपन इंडिया का मीटिंग है आज एक्वेरिस सिक्योरिटीज़ के साथ। तो ये सारी कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि ये बड़ी इनकी आज एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है आज। ओके, ठीक है सुमित, शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए कि कौन किससे आज कहाँ पे मिल रहा है और इसकी वजह क्या रह सकती है।
खैर आपको 60 पॉइंट से ऊपर के ज़्यादा का एसजीएक्स निफ्टी अभी भी दिख रहा है। थोड़ी देर में मार्केट खुल जाएगा। उससे पहले 3 टेक्निकल एनालिस्ट और आज हमारे साथ फंडा एनालिस्ट के तौर पर पंकज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से। पंकज, एक चीज़ और समझनी है आपसे, ये जो चर्निंग हुई है इस बीच कुछ सेक्टर्स में क्रूड को लेकर या फिर और अदर फैक्टर्स को लेकर, आप बहुत ज़्यादा बुलिश किस पे हैं और बहुत ज़्यादा बेरिश किस पे हैं? मैं एक्सट्रीम एंड पता करना चाहता हूँ। बीच वाले तो ठीक है, चर्निंग तो होती रहेगी। एक्सट्रीम बुलिश और एक्सट्रीम बेरिश कहाँ पे हो आप? तो एक्सट्रीम बेयरिश जो सेक्टर हमें लगते नहीं कि पोर्टफोलियो में रहने चाहिए, उनमें आई थिंक एक ऑयल एंड गैस आता है, लार्जली बिकॉज सी ऑयल में जो भी आप उछाल देख रहे हैं वो एक प्राइसेस रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि आपके जो प्राइसेस हैं ड्यूरेबल बेसिस पे सस्टेन करेंगे, बिकॉज जनरली अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में आपको वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा मिलती नहीं है। देन दूसरा एक ऑटो सेक्टर है जो कि हमें लगता है कि एक तो आपके ऑलरेडी मार्जिन प्रेशर थे, थोड़ा बहुत आपने प्राइसेस इंक्रीज किया, फिर से मार्जिन प्रेशर आने वाले हैं, प्लस सेमीकंडक्टर या चिप का इशू लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर तक मेंटेन रहने वाला है, तो वो एक कहीं ना कहीं डिमांड रिकवरी को थोड़ा पोस्टपोन कर रहा है। प्लस मोस्ट ऑफ योर ओईएम्स आर अंडर प्रिपेयर्ड या अंडर इन्वेस्टेड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, मतलब ईवी की तरफ। तो ओवरऑल ये एक ऐसा सेगमेंट लगता है कि जहाँ पे कोई खास बहुत ज्यादा बुलिश बायसनेस बिल्ड नहीं कर पा रहे हम लोग। आई थिंक ये 1-2 पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमें ओवरऑल लगता नहीं है कि जहाँ पे आपके ज्यादातर स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आई थिंक जो होने चाहिए उनमें एक आईटी है, बिकॉज आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको चाहे वो लार्ज कैप हो 12-13% का आपको रुपी ग्रोथ दिख जाएगा इजीली, प्लस आपको 25 से 30 के मल्टीपल में ज्यादातर स्टॉक मिल जाएंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लॉजिस्टिक्स या बाकी और चीजों को लेके। दूसरी चीज ये कि हमें लगता है कि आगे जाके आपका साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अभी ये काफी चांसेस है कि कोल्ड वॉर आगे जाके आएगा, तो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड स्पेंड आगे जाके बढ़ सकते हैं, बिकॉज साइबर अटैक्स की पॉसिबिलिटी आगे जाके बढ़ जाती है। तो ये आईटी कंपनीज के लिए इन जनरल अच्छा है, तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि अच्छा लगता है। देन दूसरा जो सेगमेंट है वो है क्रैम्स। सो क्रैम्स लार्जली फार्मा में जो सेगमेंट है, चाहे उसमें डीवीज आता है चाहे वो लॉरस लैब आता है, आई थिंक ये एक सेगमेंट अच्छा लगता है। इसके अलावा जो रीओपनिंग ट्रेड्स है, सो उसमें चाहे आप ट्रैवल रिलेटेड ले लीजिए, बिकॉज हमें लगता है कि चाहे आपके जितने भी होटल्स हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इनमें FY23 में पूरा फुल रिकवरी हो जाएगा एंड FY24 में हमें लगता है कि इनफैक्ट इनके ARRs एंड ऑक्यूपेंसी काफी सिग्निफिकेंटली बेटर होंगे। तो ये एक सेगमेंट है जो कि काफी अच्छा लगता है। देन आई थिंक शुगर जो है हमें काफी टाइम से पसंद है और हमें लगता है कि अभी आप 10% ब्लेंडिंग पे पहुंचे हो, 20% ब्लेंडिंग पे पहुंच सकते हो, तो शुगर एज एंटायर पैक अच्छा लगता है। आई थिंक उसमें बलरामपुर चीनी वगैरह ऑलरेडी डबल डिजिट पी मल्टीपल में आ चुके हैं, बट हमें लगता है बाकी जो रेस्ट ऑफ द पैक है, चाहे वो आप त्रिवेणी ले लीजिए, चाहे वो आप धामपुर ले लीजिए, द्वारिकेश ले लीजिए, आई थिंक ये सब अभी भी सिंगल पी मल्टीपल पे हैं। डेट का कोई खास इशू नहीं है किसी कंपनी में, ROEs अच्छे, तो आई थिंक ये सब पॉकेट्स हमें ओवरऑल अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये कुछ एक आप सेक्टर्स और साथ में उसके शेयर्स भी बता रहे थे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है, एक्सट्रीम बेरिश और एक्सट्रीम बुलिश आप कहाँ पे। जेनटेक पे आज एक खबर आई है कि इसको भारतीय सेना से एक ऑर्डर मिला है। नो डाउट ये गैप के साथ खुलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा संतोष जरा आपको बताना है। ये मान लीजिए गैप के साथ खुला और खुला 200 रुपये के आसपास, तो फिर क्या करें? ये स्टॉक काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ी तेजी के बाद नीचे की ओर इसने 180-185 के जोन में अच्छा बेस बनाया है, तो गैप के साथ खुलता है तो 205-210 का एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद ही फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। तो कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो 210 के ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि 210 के ऊपर निकलता है तो फिर हमको 230 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, इस पर CLSA की एक रिपोर्ट है UPL को लेकर, वो कह रहे हैं 1100 रुपये हो जाएगा, खरीदारी की राय है। तो आप ये राहुल आपको बताने 1100 रुपये हो जाएगा UPL? देखिए थोड़े से लंबे टारगेट्स हैं, बट ऑन दी अदर साइड अगर हम देखें डिम्पी, तो UPL जो है वो एक मेजरली रेजिस्टेंस दिखा रहा है ऑन दी अपसाइड करीबन 840 के लेवल्स पे। अभी 800 रुपये के आसपास जो हमें क्लोजिंग मिली है ऑन द इमीडिएट बेसिस डिम्पी 810-811 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो हमें यहाँ पे जो स्टॉक है वो करीबन 840-850 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। वहाँ पे जाके एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक को मिलेगा जो कि डेफिनेटली 1000-1100 के लेवल्स तक ले जाता है, क्योंकि अपसाइड बहुत रूम अवेलेबल है और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि 200 डेमा बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया गया है। जब से हमने डाउनफॉल देखा है तब से कंटिन्यूस एक अपटिक्स
आ रहे हैं तो मोमेंटम स्टॉक में बिल्कुल बना हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल आप अपने फोकस में रखें, नज़र में रखें कि जैसे ही 840 का भाव तोड़ेगा मुझे लगता है बहुत ही अच्छी मोमेंटम आपको अपसाइड आते हुए दिखेंगे। राइट, आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री दी है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक वन ऑफ द फेवरेट हो गया है स्ट्रीट का, काफ़ी अच्छे रिबाउंड्स आ रहे हैं। एसेट क्वालिटी को लेकर मैनेजमेंट ने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस समय काफ़ी कंट्रोल में है चीज़ें। शॉर्ट टर्म, बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में ग्रोथ के लिए कॉशियस रहने की उन्होंने गाइडेंस दी है, लेकिन ओवरऑल निम्स भी एक अच्छे रेंज में बताएं। और मैंने बहुत सारे एनालिस्ट से बात की जो ये एनालिस्ट मीट अटेंड किए, वो काफ़ी पॉजिटिव लेके आए हैं, टेक्नोलॉजी में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं वो। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ऑफ कोर्स हम इस फंडामेंटल पे इस पर नहीं कर सकते अभी बात, क्योंकि पंकज खुद भी आईसीआईसीआई से हैं, बट हम चार्ट से बात करते हैं। रुद्रा, आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स को अगर आप थोड़ा देखें हमारे लिए 6 महीने के व्यू पे, लास्ट 6 मंथ्स का जो पैटर्न रहा है, बॉटम में भी जो रिबाउंड आया है वर्सेस से एक्सेस, तो क्या टारगेट्स निकल के आ रहे हैं? या अजय जी, अभी आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो 690 पर है। फंडामेंटली भी लास्ट 2 क्वार्टर्स रिजल्ट्स आर अबव स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन, बट बिकॉज बैंकिंग एज अ सेक्टर उसमें करेक्शन आया है, आईसीआईसीआई बैंक को भी वही ब्रश में पेंट कर दिया है। सो मेरे को ये लगता है आईसीआईसीआई बैंक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर मीडियम टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न्स भी बहुत अच्छा है। 690 will be a good level to accumulate ICICI Bank. Even current price of around 704 is very close to the same price, and I will be a buyer in ICICI Bank. Keep a stop loss bit deeper at around 640, 650, which is about 50 rupees from current market price, and I'll be looking for targets of around 820 to 850. So risk reward बहुत अच्छा है, इधर से 120 to 150 rupees up move, whereas downside risk is about 40 points from the entry of around 690 to 700. Very strong buy. Axis Bank also looks very strong to me. So those stock बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग में मीडियम टाइम फ्रेम को खरीदना है तो मेरा सलाह है वो एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस बैंक का क्रूशियल सपोर्ट जोन से वो 660 टू 670, सो 660 स्टॉप लॉस रख के एनी डिप्स टू लेवल्स क्लोजर टू 680, 690 पर एंट्री कर सकता है। इवन करंट प्राइस में भी एक्सिस लुक्स वेरी गुड, एंड एनी डिप्स टू 680, 690 इज अ स्ट्रॉन्ग बाय, एंड एक्सिस का टारगेट रहता है 800 रुपी। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय फॉर बोथ ICICI and Axis, and risk reward is also looking very good on chart. पंकज, ये जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $17 के आसपास आ गए हैं, इस पे आपका व्यू लेना चाहेंगे। रिलायंस तो काफी एक्टिव है, ऑलमोस्ट 25-50 पे आ गया। MRPL, ऑयल मार्केटिंग, सेलेक्ट ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स भी एक्टिव है। इनफैक्ट 26 रुपए बंद हुआ है, 2580 के आसपास। पंकज, ये ट्रेंड आपको थोड़ा सस्टेन करता हुआ नजर आता है? तो बहुत ड्यूरेबल बेसिस में तो मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपका यूरोप में चैलेंजेस है, और तो ये आपके रिफाइनिंग मार्जिन स्पेशली डीजल के क्रैक्स $35-37 इतना तो मेंटेन नहीं करना चाहिए। बट इसका एक पॉजिटिव रब ऑफ शॉर्ट टर्म में आपको सारी कंपनीज में दिखेगा। आई थिंक क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वही होता है, तो एंड रिलायंस में क्योंकि बाकी भी ट्रिगर्स हैं तो रिलायंस बिल्कुल देखा जा सकता है। एक और शॉर्ट टर्म ट्रिगर के हिसाब से MRPL है, बिकॉज अभी जो जितने भी आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी देखेंगे तो जनरली मार्केटिंग साइड में उनके लॉसेस के चांसेस है, बिकॉज आपके 10 से 12 रुपए का अंडर रिकवरी अभी भी चल रहा है पेट्रोल या डीजल। MRPL ऐसा कंपनी है जो सिर्फ रिफाइनिंग करता है, तो वो उसमें एक शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है। बट लार्जली पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो आई थिंक रिलायंस के अलावा आप बाकी सारे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रख के छोड़ नहीं सकते। तो अगर शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो आई थिंक सारे स्टॉक्स प्ले किए जा सकते हैं, बट अगर आपको पोर्टफोलियो के हिसाब से देखना है तो आई थिंक रिलायंस इज द बेस्ट। राइट। ये जो यूरोपियन मार्केट में जो पूरा डिसरप्शन हुआ है, जर्मनी में भी इसके रिपरकशन आ रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर से, इसकी वजह से आपको वहाँ की ऑटो सेल्स में किसी तरह का डिसरप्शन लग रहा है क्या? क्योंकि
हमने देखा कि फोक्सवागन ने कुछ दिन पहले ही अपनी कॉशियस कमेंट्री दी थी ऑटो सेल्स को लेके। मदरसन थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है इससे, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, MM फोर्जिंग, RK फोर्जिंग, भारत फोर्ज जो यूरोप और US में एक्सपोर्ट करती हैं, बट मदरसन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। इस पर कोई व्यू पंकज? देखिए, प्राइस करेक्शन तो आप जितने भी स्टॉक्स देखिए जिनका यूरोपियन एक्सपोजर आ चुका है, आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखिए जो हाईवे टायर सेगमेंट में है, वहाँ पे ऑलरेडी आपको करेक्शन ठीक ठाक आ चुका है। महिंद्रा सीआई जिसका प्रेजेंस यूरोप में अच्छा खासा है, वो भी करेक्शन में आ चुका है। एंड कुछ ने आपने ऑलरेडी लिए, तो कहीं ना कहीं अभी बहुत क्लियर नहीं है कि यूरोप में चीजें कैसे पैन आउट होगी। सबसे बड़ा इशू वहां पे दूसरा ये भी है क्योंकि आपकी एनर्जी प्राइसेस काफी ज्यादा है, एलिवेटेड लेवल्स है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है को डैमेज मिल सकता है, वो भी काफी ज्यादा हो सकता है, एंड दैट माइट हैव इम्प्लीकेशंस फॉर ओवरऑल डिमांड ग्रोथ एज वेल। तो यूरोप अभी भी एक आई थिंक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ सिचुएशन में है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हमें लगता है, बट इट इज स्टिल अर्ली डेज टू क्वांटिफाई कि कितना डैमेज होगा। हालांकि एज ऑफ नाउ कंपनीज ने बहुत ज्यादा अलार्म साउंड आउट नहीं किया, बट हमें लगता है कि आगे जाके एक कॉशियस व्यू रखना चाहिए उन कंपनीज पे जिन पे ऑलरेडी आपका ये यूरोप का एक्सपोजर है। प्राइस करेक्शन हो चुका है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो इन स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा रैली मिल सकता है, बट ये अभी भी वेट एंड वॉच ही है मेरे हिसाब से। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। और अब एक बार चलिए नरेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नरेश से उनका व्यू ले लेते हैं। नरेश, आज कैसे ट्रेड करेंगे आप? आज तो बुलिश कॉल्स होंगी सारी। ओवरऑल निफ्टी पे 17,150 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और डिप्स पे बाई रहेगा 17,200 240 के पास। और ओवरऑल जो स्टॉक स्पेसिफिक है, दो बाई रिकमेंडेशंस। सबसे पहले वही है जो मेरा एक ओपन अप थीम है जो मुझे कंटिन्यूसली पसंद है और उसमें प्राइस एक्शन भी काफी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले बाई है इंडियन होटल्स, जिसने एक ब्रेकआउट और सस्टेन कर लिया 215 के ऊपर, और जो एक QIP का ओवरहैंग था वो भी ओवर हो रहा है। सो यहाँ पे उसने लीडरशिप लेना चाहिए, और मेरा व्यू है कि एक नया ऑल टाइम हाई बनना चाहिए यहाँ से शॉर्ट टर्म में। और ओवरऑल स्ट्रक्चरली 16 साल से, मतलब 2006 में ही 160 रुपए हुआ करता था स्टॉक, और 15-16 साल बाद इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है और शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉप लॉस 205 और टारगेट 260 रुपए। सेकेंड है जो दूसरा थीम जो अब ब्रेकआउट लिस्ट में आ रहा है, वो है पावर एंड पावर रिलेटेड स्टॉक्स। तो जैसे लास्ट 2 दिन में हमने देखा है टाटा पावर ने ब्रेकआउट दिया, अब NT और कल टोरेंट पावर ने भी ब्रेकआउट दिया, जो वो भी अच्छा लगता है। और NTPC जो है, जो सबसे लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड बनता है, जिसने कल ब्रेकआउट दिया, जो एक 3 से 5 रुपए के रेंज में था, फाइनली 135 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉप लॉस 132, टारगेट 150। ठीक है, तो NTPC पे और इंडियन होटल पे दोनों पे ही बाय कॉल्स होंगी। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर आप नोट करें। नरेश, एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे, कल हमने देखा हाईएस्ट पैक जो था मेटल गेनर था सारे सेक्टर्स में बिकॉज ऑफ द जी, लेकिन आप ओवरऑल भी देखिए पूरे मीडिया पैक में, एंटरटेनमेंट पैक में अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। यहाँ कोई आपकी खास पिक जो आपको लगता हो कि अभी मोमेंटम है और यहाँ पे भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? अगर मीडिया में देखें तो जी अच्छा लगता है, बट वहां पे जो वोलेटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ जो प्राइस एक्शन आता है वो अनाउंसमेंट में आता है, तो वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी कल सीधे ही गैप अप हो गया। वहां पे बट एक मीडिया में एक काफी स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं। जैसे TV18 ने कल एक नया 52 वीक हाई बनाया। TV18 एक इंटरेस्टिंग लगता है, जहाँ पे डिप्स पे 70-72 पे बाई बन सकता है। और सन टीवी में वॉच करूंगा कि जहाँ पे प्राइस एक्शन अभी तक पॉजिटिव नहीं है, बट स्टॉक रिलेटिवली लो रिस्क पे मिल रहा है यहाँ पे। सन टीवी और TV18 प्रेफर्ड रहेंगे। ओके, ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज के ट्रेड बताने के लिए और साथ ही अपना व्यू पॉइंट भी क्लियर करने के लिए। 17,280 के आसपास अगर इसी नोट पे ही हम खुल जाते हैं तो कम से कम ठीक माना जाएगा कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग का जो गैप बन जाएगा। एक और शेयर है जो डॉक्टर रेड्डीज, कल अच्छा था, हमने ऑलरेडी रुद्रा से वैसे ही फार्मा के पता कर लिए, लेकिन स्पेसिफिकली डॉक्टर रेड्डीज, राहुल कितना और चल सकता है ये? 200 रुपये कल चला है ये।
डेफिनेटली डिम्पी, और बहुत ही बढ़िया कल इसने मूवमेंट्स दिखाए थे। करीबन जहां इसने लोज बनाए थे 4100 के, वहीं ऑन दी अपर साइड 4350 के लेवल्स भी हमें देखने को मिले थे। बढ़िया बात यह है कि इसने अपने 89 डेज के वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर आके क्लोजिंग दी है, और अब जो इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है डिम्पी, वो करीबन 4430 के लेवल्स पे है, जो कि जिस रेट पे है ये 4000 के टिकट साइज में है, तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत जल्दी अचीव होते हुए दिखेंगे। 4430 के लेवल्स जैसे ये क्रॉस करता है और अगर सस्टेन करता है तो ये और अपसाइड अगर आप देखेंगे तो आपको 4500 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज के अंदर। अच्छा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से रिकवरी अभी तक प्लेस आउट हुई है बहुत ही बढ़िया है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी तरीके से बन के आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि डॉक्टर रेड्डीज में अभी भी जो मोमेंटम है वो कायम रहेगा। ऑन दी अपसाइड हम 4500 के लेवल्स को वॉच आउट करेंगे। ऑलराइट, तो ये फार्मा स्पेक्ट में अब जिस तरह की तेजी देख रहे हैं उस पर ही आपको डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर अप मूव दिख रही है। लेकिन इनफैक्ट अब देखें तो राहुल सिर्फ लार्ज कैप में नहीं, मिड कैप फार्मा भी, इनफैक्ट एक और फार्मा स्टॉक तो ज्यूफिक बायोटेक ये भी दिया रुद्रा ने। आपको लगता है कि स्मॉल कैप फार्मा में भी अब उसी तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है? मिड कैप, आप तो मिड कैप अच्छा ट्रैक करते हैं, वहां पर कोई और स्टॉक जहां अच्छा मोमेंटम दिख रहा हो फार्मा स्पेस पे? जी डेफिनेटली, और रुद्र ने जो गुफिक बायो पिक किया है बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पॉजिटिव है, MACD पॉजिटिव साइड, RSI पॉजिटिव साइड, लगातार इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और कल अगर आपको प्रियंका ध्यान हो, मैंने सुविन फार्मा डिस्कस किया था जिसने बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिखाई थी, टारगेट्स भी हमारे मीट हुए थे, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि मोमेंटम आपको एक दोबारा से आपको बाइंग बनती हुई दिख सकती है। ऑन दी अपसाइड एकदम स्काई रॉकेट जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बढ़िया अपसाइड रेजिस्टेंस लेवल्स अभी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू हुआ दिखा तो मुझे लगता है सुविन फार्मा आपको 620-630 के लेवल्स ऑन द इमीडिएट बेसिस दिखा सकता है, वहाँ जाके एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि स्टॉक में आ सकती है, क्योंकि इसने बिल्कुल बहुत ही तेजी के साथ में 515-517 के लेवल से बहुत ही बढ़िया 100 रुपए की चाल दिखाई है। तो मुझे लगता है 10 से 20 रुपए की चाल और बची है स्टॉक के अंदर, वहां पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर किसी को अगर ऑन द रिस्क बेसिस अगर प्ले आउट करना हो तो सुविन फार्मा के अंदर भी कर सकते हैं, जहां पे 630 रुपए के टारगेट आपको रखने होंगे, और ऑन दी डाउन साइड आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो रहेगा 600 रुपए का। ऑलराइट रुद्रा, टाटा कंज्यूमर के चार्ट चेक करें आप। टाटा कंज्यूमर को हम पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं, लेकिन शो में एक्सपर्ट्स के दौरान, लेकिन यहाँ पर एक इनकी बोर्ड मीटिंग होनी है जल्दी और इक्विटी सेलिंग पर भी विचार हो रहा है। कैसे वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप टाटा कंज्यूमर पे और क्या टारगेट सजेस्ट करेंगे आप? या प्रियंका, लास्ट 2-3 दिन पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का चार्ट पैटर्न्स में दिख रहे हैं, बट वो मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये टाटा कंज्यूमर को देखा है तो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। उसका कैंडल का लो देखा है तो वो है अराउंड 720-725 जोन। सो एनी डिप्स टू लेवल्स ऑफ 720 to 725 फॉर मी इट इज अ बाई। 2-3 दिन का थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख के शॉर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि 2 दिन का डाउन मूव में वॉल्यूम नहीं है। If you take 1 week back and see Tata Consumer, price action is on the positive side with higher volume. ये सभी क्लियर से चार्ट में ये बोल रहे हैं मेरे को, like Tata Consumer is a great buy at around 720 to 725 zone, and once Tata Consumer breaks levels of around 775 to 780, fresh momentum up move will be there on the stock. So my clear view, buy it at around 720 to 725, keep a stop loss of around 700 and look at targets of around 785 to 800, and I see this stock to do very well and a great opportunity to buy in last 2 days का dip। बिल्कुल। पंकज, मैं आपसे सीमेंट स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। इंडिया सीमेंट में तो चेन्नई सुपर किंग वाला एंगल है, तो वो गिरता नहीं ज़्यादा, इनफैक्ट वो बढ़ा ही रहे हैं लोग उसके अंदर स्टेक। लेकिन प्योर सीमेंट प्लेस की बात करें, श्री सीमेंट, जेके लक्ष्मी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, ये सबको पता है कि बारिश आने वाली है, शुरू होने वाली है थोड़े दिनों में, वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट प्रेशर्स बहुत हैं डीजल प्राइसेस की वजह से, लेकिन बहुत टेम्पररी फॉल देखने को मिली। इनफैक्ट बाइंग आ गई इसके अंदर, इस पूरे स्पेस में। आपका क्या व्यू है? आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है सीमेंट में जो आप नीचे के लेवल्स पे लेंगे?
देखिए सीमेंट में क्या है कि आपका 25% पावर एंड फ्यूल कॉस्ट होता है, और आपके इंटरनेशनल कोल प्राइसेस बीच में काफी ऊपर चले गए थे। हालांकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं थोड़े नॉर्मलाइज हुए हैं, एंड उसकी वजह से स्टॉक्स में अपन बाउंस आगे जाके ये अभी देखा है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये इंटरनेशनल कोल प्राइसेस अभी भी थोड़े एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो कंपनीज को थोड़ा प्राइस हाइक लेना पड़ेगा, जो अब तक वो ले नहीं पाए। Q3 में भी मार्जिन प्रेशर था, करीब 150 से 200 रुपए पर टन। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज के EBITDA पर टन डिक्लाइन हुए थे। इस क्वार्टर में भी मार्जिन प्रेशर की भी एक्सपेक्टेशन। बट हैविंग सेड दैट, ये एक शॉर्ट टर्म चैलेंज है जो कि रहने वाला है। कंपनी जो हम प्रेफर करते हैं वो लार्जली उनमें अगर आप बड़े नाम देखें तो अंबुजा सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, जो आपके स्मॉल कैप नेम में अगर आप देखें तो ओरिएंट सीमेंट है या सागर सीमेंट है। कहीं ना कहीं ये दोनों स्मॉल कैप कंपनीज काफी एग्रेसिव हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन, ग्रोथ प्लस डीलेवरेजिंग साइड। तो आई थिंक ये कंपनीज हमें ओवरऑल अच्छी लगती है सीमेंट एज अ स्पेस में। देखिए अभी अभी फ्लैश आया कि बटरफ्लाई गांधीमती जो कंज्यूमर कंपनी है, किचन अप्लायंसेस कंपनी में, उसमें 33% स्टेक का एक ब्लॉक हुआ है। 1400 रुपये का भाव है। हमने स्टोरी ब्रेक की थी पहले कि इसके अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आने वाले हैं, और ये लग रहा है कि वही ब्लॉक हो गया होगा। पंकज, ये इस समय ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमें सबको पता है, हम लोग 2 साल घर में रहे हैं, अपने बाहर निकले नहीं, वर्क फ्रॉम होम होता रहा, तो सब एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड देयर किचन्स। इंडिया में एफ्लुएंस इंप्रूव हो रही है, तो जनरली भी किचन में अप्लायंसेस का रोल बढ़ता जा रहा है, समय कम है, सब रिफाइंड लाइफ लीड करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन किचन्स और हाउस होल्ड्स जो एक बड़ा फिनोमेना प्ले आउट हो रहा है, उसमें आपको कौन सी कंपनीज मार्केट शेयर गेन करती हुई देखती हैं, कौन सी कंपनीज का बड़ा रोल होगा? जो एक हैवल्स ऑफ कोर्स है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पहुंच गई, और दूसरे कौन से आपको अच्छे लगते हैं? देखिए स्पेसिफिकली किचन अप्लायंसेस में देखेंगे तो टीटी के प्रेस्टीज सबसे बेस्ट कंपनी है, करीब 4 टाइम सेल्स में ट्रेड करती है। गांधीमती बटरफ्लाई करीब 2 टाइम सेल्स करती है। एंड गांधीमती बटरफ्लाई में जो मार्जिन प्रोफाइल है, अगर वो जो हमारे एस्टिमेट से करीब 11% के आसपास में आगे जाके मार्जिन हो जाएंगे फ्रॉम सिंगल डिजिट। तो मार्जिन अगर इससे और बेटर होते हैं तभी हमें लगता है कि इसका फर्दर री रेटिंग होगा। अदरवाइज लास्टली ये 2 टाइम सेल्स में है, क्योंकि ये टीटी के प्रेस्टीज से छोटा प्लेयर है, तो इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन, सिमिलर वैल्यूएशन मिलना मुश्किल हो। तो आई थिंक ओवरऑल टीटी के प्रेस्टीज बेस्ट लगता है। बट आई थिंक आगे जाके एज अ कैटेगरी आप ये देखिए तो करीब 12 से 15% का एक स्टडी ग्रोथ में एंटायर कैटेगरी रह सकती। तो ये कहीं ना कहीं सारे स्टॉक्स रिलेटिवली काफी बेटर हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट, बिकॉज हर सेक्टर आपको नहीं लगता है कि 12 से 15% स्टडी स्टेट बेसिस में ग्रो कर सकता है, बट आपकी किचन अप्लायंसेस सेगमेंट ऑन अ स्टडी बेसिस इट कैन ग्रो। तो टीटी के प्रेस्टीज हमारा सबसे टॉपिक है उस सेगमेंट। ठीक है, खैर इस बीच आप ये खबर देख पा रहे हैं, इक्विटी का सौदा 33.5% का, जो अजय आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, और शेयर का शानदार चला है। आज 1400 रुपये की वैल्यू है, और कुछ टाइम पहले देखेंगे तो शेयर 1000 रुपये से भी नीचे का था। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आज के अगर ओपनिंग टिक्स के हिसाब से आप देख रहे हैं तो शायद हो सकता है HDFC के ट्विंस आज कुछ काम कर जाएं। आज हो सकता है चर्निंग और रिलायंस से हटकर आप HDFC की तरफ आ जाएं। राहुल, इसलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, HDFC बैंक या HDFC फर्स्ट खुलते ही अगर मेरे को किसी शेयर को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, देखना है, तो इन दोनों को देख सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल देख सकते हैं डिम्पी जी, और HDFC में तो अभी शुरुआती दौर में एक अपटिक्स भी दिखा रहे हैं, करीबन 1.5% की बढ़ावत के साथ में। और जिस तरीके से बैंक्स में कल हमने लाइक अंडर परफॉर्मेंस देखी है, जिस तरीके से प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पुल बैक वहाँ से आपको आता हुआ दिखेगा। चार्ट स्ट्रक्चर आप अगर मेरी माने तो वीक है, बट जिस तरीके के अब रुझान बन रहे हैं, जिस तरीके से सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि आपको एक शॉर्ट पुल बैक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोनों ही स्टॉक्स के अंदर, HDFC और HDFC बैंक्स के अंदर। HDFC बैंक के लिए पर्टिकुलरली बोलूँगा कि देखिए वहाँ पे 1490 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उसका 200 EMA है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर नहीं जाता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको प्रेशर जनरेट होता वो दिखेगा। जैसे ही 1490 रुपए के लेवल को क्रॉस करता है, मुझे लगता है ऑन द अपसाइड आपको 1520 1530 के लेवल्स आपको HDFC बैंक के अंदर दिख सकते हैं।
ठीक है, तो HDFC और HDFC बैंक को लेकर रणनीति आप बना सकते हैं। शुरुआत में ही दोनों के जो टिक्स अच्छे आ रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आज ये अच्छा चल भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट पर सरकार फोकस बढ़ा रही है, पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है। खबर यह है कि ले ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पर पावर ग्रिड को मिल सकता है। इस एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए, सरकार बहुत एग्रेसिव है पावर रिफॉर्म्स को लेकर, अब पावर ग्रिड से जुड़ी हुई खबर क्या है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पावर ग्रिड को 25,000 करोड़ रुपए की लागत से लेह ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है वो हासिल हो सकता है। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि लेह से हरियाणा के कैथल तक प्लान किया गया है, जिसकी क्षमता जो है करीब 10,000 मेगावाट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि आज जो है नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन की एक अहम बैठक है, जिसमें लेह प्रोजेक्ट के अलावा देश भर में जो दूसरे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा होगी, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसको अप्रूवल देने की ज़रूरत है। दरअसल सरकार जो है देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती है और उसके लिए जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है उसको भी रफ्तार देने की ज़रूरत है। लिहाजा जो एनसीटी है वो जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्कीम्स हैं उसकी भी समीक्षा करेगी कि किस किस तरह के स्कीम्स लाने की ज़रूरत है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जहां तक ले ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का सवाल है उसमें निजी जो ट्रांसमिशन कंपनियां हैं वो काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही हैं और वो चाहती हैं कि टैरिफ बेस्ड जो कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है उसके आधार पर उन्हें भी बोली लगाने का मौका दिया जाए। लेकिन पावर मिनिस्ट्री जो है वो रेगुलेटेड टैरिफ मैकेनिज्म के आधार पर इस प्रोजेक्ट को पावर ग्रिड को सौंपने के पक्ष में है, और इसके पीछे जो वहाँ का डिफिकल्ट जोग्राफिकल एरिया है, कंडीशन है, और साथ ही साथ जो दूसरे सिक्योरिटी रीजन है उसको आधार माना जा रहा है। साथ ही साथ जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें सोर्स बता रहे हैं कि सेकी ने करीब 75,000 मेगावाट कैपेसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जो कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हो सकते हैं, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, अजमेर, पाली। यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है, लिहाजा लिहाजा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की भी ज़रूरत यहाँ पर होगी, जिसकी समीक्षा आज एनसीटी करने वाली है। इससे जो निजी ट्रांसमिशन कंपनियाँ हैं उनको बड़े निवेश के मौके जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो ये पावर ग्रिड पर एक एक्सक्लूसिव खबर आती हुई प्रकाश की तरफ से। चलिए, शुक्रिया प्रकाश इस जानकारी के लिए। संतोष, वेरी क्विकली एक बार एक चार्ट देखें एमटीआर टेक का भी। हालांकि अभी प्री ओपन में तो कुछ गिरावट दिख रही है, लेकिन इस पर भी एक डील होनी है, एक बल्क डील होनी है, एक सेल ऑफ की न्यूज है। कैसे देख रहे हैं आप चार्ट पे इसे? क्या वीकनेस दिख रही है आप? यस, अभी कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है और हो सकता है थोड़ा और डिप देखने को मिले, अराउंड 1725 के आसपास तक के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये डिप आता है तो लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन की अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि 1700 से 1750 के रेंज में इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। फ्रेश तेजी हालांकि इसमें 2000 रुपए के ऊपर निकलने पर ही लौटेगी, तो नीचे डिप मिलता है जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1750 यहाँ तक का सपोर्ट है, यानी इससे नीचे स्लिप नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी इतना प्रेशर तो नहीं दिख रहा, 3.5% इनिशियल इंडिकेटिव टिक्स में आपको प्रेशर दिख रहा है, लेकिन इट विल बी अ गुड एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी, इट शुड बी देयर। चलिए एक बार प्री ओपन में देख लेते हैं इस वक्त किस तरह से आपको मार्केट्स दिख रहे हैं। आपको 66 पॉइंट, लगभग 70 पॉइंट्स के आपको तेजी के साथ गैप अप के साथ आपको खुलता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी पर भी आपको लेवल्स बताएंगे, लेकिन आपको क्लियरली बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर्स आज एक रीबाउंड सेशन में दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट एक स्पेशल सेगमेंट भी है हमारा, पंकज हमारे साथ जुड़ते हैं इस पर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अजय, आप क्या देख रहे हैं प्री ओपन में? देखिए, मैं तो यही देख रहा हूँ कि इस समय कौन से खबर वाले स्टॉक्स लेके पंकज आए, क्योंकि पंकज की जो खबर है वो एकदम 99.9% एक्यूरेट बैठती है। पंकज, आज सुबह हमारे पास कौन से सेक्टर से लेके आए हैं? पंकज, गुड मॉर्निंग। अजय, एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है मेडप्लस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है जब वो लिस्टिंग थी और क्या एक्साइटमेंट था उसके अराउंड। हावेवर ये एक्साइटमेंट डाई डाउन हो गया है, बट अगर हम देखें तो मेडप्लस प्रो के मैनेजमेंट ने जाके क्रेडिट स्विस कॉन्फ्रेंस में बात की। इट्स नॉट अ कवर्ड स्टॉक बाय देम, बट कमेंट्री बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। मेडप्लस प्रो 20% रेवेन्यू ग्रोथ CAGR एक्सपेक्ट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट 3 years। मेडप्लस इज असेंटिंग टू ऑफर पैथोलॉजी टेस्टिंग लैब्स। नाउ ये एक नई चीज़ है, या कह सकते हैं कि मार्केट इसके बारे में और डिटेल जानना चाहता था। ये व्यू है कि एक नेचुरल एक्सपेंशन है एंड दिस विल एड्रेस द क्रॉनिक पेशेंट्स, जहाँ पे थोड़े प्राइजेस हाई होते हैं, मार्जिन्स हाई होते हैं। दिस स्पेस compromises around 60% of the walk-ins, and patients typically undertake routine tests to keep track of their health parameter. MedPlus around 100 collection centers each city में चाहता है। पैथोलॉजी एंड रेडियो लैब उनका आगे जाके हैदराबाद में रहेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो डाइवर्सिफाई करेंगे अपने डायग्नोस्टिक सर्विसेज बिजनेस में। सो पहले पैथोलॉजी लैब, फिर डायग्नोस्टिक बिजनेसेस, तो थोड़ा एक्सपेंशन की बात की है। नए
नए उनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, किसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग की है, थोड़ी ये बात की है, और ओवरऑल ग्रोथ आउटलुक 20% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर CAGR दिया है, जो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिसेंट है। पंकज, एक क्विक फॉलोअप, ये मेडप्लस के बारे में बताइए, क्यों ये इतना अभी बाजार की फैंसी पकड़ा नहीं, ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। अजय, मेरे को क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुना नहीं, आप रिपीट कर सकते हैं, क्या बताइए? मेडप्लस कंपनी जो है ये क्या करती है, कौन से एरिया में ऑपरेट करती है? सो ये एग्जैक्टली फार्म इजी जैसा एक कॉम्पिटिटर है, इनफैक्ट एग्जैक्टली द सेम। इनके पास डायग्नोस्टिक नहीं है, और अगर आप रिमेंबर करें, हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि फार्म इजी थायरोकेयर अक्वायर करेगा। सो इन्होंने पहली बार एक झलक दी है कि ये किस तरीके से अपना पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक, कैसे एक नेचुरल एक्सपेंशन होता है एक फार्म इजी जैसी कंपनी का या ई फार्मेसी का, तो उस तरीके में इन्होंने बात की है। फॉर दैट पंकज, बाय द वे हमने वो स्टोरी ऑलमोस्ट ब्रेक की थी या कर दी थी पंकज, वो जो फार्मेसी की थायरोकेयर वाली डील है? हाँ, वो हमने ब्रेक की थी, और उसके बाद हमने मैनेजमेंट से भी, थायरोकेयर के मैनेजमेंट से फर्स्ट टाइम बात की थी। वो एक्चुअली लेट हो गई थी किसी रीजंस की वजह से, रिलेशनशिप के चक्कर में, वरना हम लोग पहले ही ब्रेक कर देते। एनीवेज, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट पंकज। चलिए पंकज पांडे के पास चलते हैं। पंकज, ये जो खबर लेके आए थे मेडप्लस, ये इस स्पेस में बहुत एक्शन हो रहा है, चाहे वो फार्मेसी का IPO आने वाला है, थायरोकेयर वाली जो डील हुई, अपोलो भी अपने डायग्नोस्टिक और अपने इस वाले बिजनेसेस में, सेवरल ऑफ द बिजनेसेस में वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे हैं। अमेजॉन तक की इंटरेस्ट है उस बिजनेस में। तो आपकी क्या राय बन रही है? ये हाई ग्रोथ बिजनेस हो सकता है, ये 8 साल के बाद थैंक्स टू कोविड इन्वेस्टर रेडार पे वापस आया, बट इस बार क्या ये एकदम चेंज वे में वापस आया है? फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, फार्मा रिटेलिंग एक्सेट्रा। देखिए, ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस में आप देखिए तो हॉस्पिटल एज अ सेगमेंट, जिसमें अपोलो या नारायणा या बाकी और प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं, एस्टर डीएम, आई थिंक ये सबसे बेटर स्पेस हमको लगता है। सिर्फ डायग्नोस्टिक या लैब टेस्टिंग स्पेस में कंपटीशन काफी ज्यादा है, प्लस जो भी कंपनीज एग्जिस्टिंग लिस्टेड है उनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है या रिच है। तो हॉस्पिटल स्ट्रक्चरली हमें ज्यादा बेटर लगता है, बिकॉज जैसे जैसे आपके हॉस्पिटल्स मैच्योर होते हैं उनका ROC प्रोफाइल इंप्रूव होता जाता है। एंड सो वो एक सेगमेंट है जो कि काफी अच्छा लगता है हमें फार्मा में, रादर देन सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट प्योर डायग्नोस्टिक और लैब टेस्टिंग एज अ सेगमेंट। इसके अलावा अगर कुछ फार्मा में देखना है तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक जो ओरिएंटेड प्लेयर्स हैं वहां पे आपका 12-13% का ग्रोथ है, प्लस आपका WPI ज्यादा था, तो जो कंपनीज के रेगुलेटेड प्राइसेस हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, तो जिसमें आपके MNC नेम्स आ जाते हैं, अबॉर्ड या सनोफी, ये सारे बेटर कंपनीज हैं। तो आई थिंक ये एक स्पेस है या ये एक कैटेगरीज है जो कि देखी जा सकती है। जो डायग्नोस्टिक वाले हैं एक टाइम में 20 टाइम सेल्स के ऊपर थे, तो आई थिंक वो एक वैल्यूएशन कंफर्ट कभी ड्राइव नहीं होता है इतने हाई वैल्यूएशन पे। हालांकि उनकी ग्रोथ और ये सब अच्छा था, कोविड रिलेटेड बेनिफिट उनको काफी मिला, और जो ड्यूरेबल हमें ज्यादा लगता है वो हॉस्पिटल्स लगते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल्स में मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स का जो केपेक्स फेज है वो लार्जली ओवर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जैसे हॉस्पिटल्स मेच्योर होंगे, उनके रिटर्न रेशियोज प्लस ROC आई थिंक वो बेटर होता जाएगा। एंड ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए या बाकी देख लीजिए, आई थिंक वो काफी इंटरेस्टिंग ट्वीक कर रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट को ज्यादा हॉस्पिटल में रहने का जरूरत नहीं है, एंड जो भी प्रोसीजर है वो जल्दी करके जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होते हैं। आई थिंक हॉस्पिटल्स दैट वे आर आई थिंक बेस्ट प्लेस टू राइड दिस एंटायर अपॉर्चुनिटी इन द हेल्थ केयर स्पेस। ठीक है पंकज, खैर इस बीच क्योंकि मार्केट फ्रीज भी हो गया है, अब वही लेवल्स के साथ आपको पहला टिक आएगा, और अभी आप अगर निफ्टी को देखेंगे तो करीब 17,284 के आसपास खुलेगा, जो कि है 62 पॉइंट ऊपर। ये वो रेंज है जहाँ पे आपको एक सपोर्ट बार बार मिलता है 17,200 का। कल भी हम इसके इर्द गिर्द क्लोज करके गए। अब आज के बढ़ने वाले शेयर, HDFC पे ध्यान रखिएगा, आज ये 0.25% से ज़्यादा ऊपर खुल रहा है, ये आज का सबसे नोटिसेबल शेयर हो सकता है। श्री सीमेंट, SBI, टाटा मोटर्स, ये 3 शेयर और हैं जिस पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें एक तो वॉल्यूम भी है और अपने बेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इनको टेक्निकली चेक करेंगे तो बेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज जहाँ पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है शुरुआत में, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी फिर से होंगी, IOC, PPCL, ये दोनों कंपनीज पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और शेयर है जो ट्रेडर्स को काफ़ी फैंसी रहता है, वो है ITC। इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, ये अपने प्रॉफिट्स को ना सरेंडर नहीं कर रहा,
और अगर कोई भी शेयर अपने प्रॉफिट को सरेंडर ना करे तो ये बेहतर माना जाता है। खैर पहले इंडिकेटिव टिक्स आया, 1100 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। कल जिस लेवल पे हमने क्लोज किया था वहाँ से 1100 शेयर ऐसे जिन्होंने पहला जो टिक दिखाया वो हरे निशान का दिखाया। ये एक पहला साइन होता है जो कि बाजार को ये बताता है कि बाजार का बेस स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, 48 पॉइंट की बढ़त के साथ 17,260-270 का लेवल आपको निफ्टी पे दिख रहा होगा। सेंसेक्स पौने 200 पॉइंट, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक, इंडसन बैंक, ये आज पाँचों छः बैंक जो है आप नोटिस करके रखिएगा। एक बार HDFC भी दिखा दीजिए कि HDFC के अंदर जो टिक हम शुरुआत में कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट होंगे वो क्या अभी भी हैं कि गुम हो गए? अभी भी है, 0.5% ऊपर है। UPL ने आज गति पकड़ ली है। CLSA की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं 1100 का भाव हो जाएगा। शेयर चल रहा है 800 पे, तो काफ़ी फर्क है 1100 और 800 में। टाटा मोटर्स का बेस कंप्लीट है इसलिए पुल बैक आ गया। आज SBI के पास भी एक रिपोर्ट आई है, उसके साथ में लगी हुई, वो ये भी कह रहे हैं कि 585 हो जाएगा। वो रिपोर्ट का मैं नाम भूल गया किस ब्रोकिंग की थी, बट रिपोर्ट थी 585 की। TCS ये भी शेयर 0.5% ऊपर है, हालांकि इसका बायबैक कंप्लीट हो चुका है, उसकी डेट कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा विप्रो, DV स्लैब, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं, फ्रंट लाइन शेयर्स हैं जहाँ पर आपको बड़ा दिखने। आज फार्मास्यूटिकल्स का शेयर पहले 5 में नहीं है, तो आज क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग हो गया। आज फार्मास्यूटिकल्स के शेयर के अंदर जल्दी जल्दी हाथ ना डालिएगा अगर आज बैंकिंग के शेयर आपको लीडरशिप दिखाएं तो। दूसरी बात, अगर आप निफ्टी के अलावा इतर यानी कि निफ्टी से हटकर 50 शेयर देख रहे हैं तो आपको दिखेगा मदरसन सुमी। ये इसको जो बोइंग का ऑर्डर मिला है, पहला ऑर्डर मिला है, और बोइंग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। और अगर उससे आपको ऑर्डर मिले तो इसको आप ऑर्डर की तवज्जो ना समझे, बल्कि ये समझे कि ये ऑर्डर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कि इसका नॉच बढ़ चुका है। आप बंधन बैंक, DLF, NMDC ये वो शेयर है जहाँ पे 1% तक की बढ़त है। इंटरग्लोब एविएशन पे भी आज एक रिपोर्ट थी, इनके टारगेट को रिवाइज करके 1800 कर दिया गया है। हालांकि ये चल 1900 पे रहा है, टारगेट 1800 रिवाइज किया गया, लेकिन फिर भी ये 2% आज ऊपर है। मिड कैप शेयर आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल, जैसा सर कह रहे हैं, बैंकिंग और फाइनेंस आपको कहीं ना कहीं लीड लेते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर मिड कैप स्पेस से बात करें ना तो वहाँ पर आपको थोड़े से मिक्स्ड बैग्स भी निकल आ रहे हैं। आपको पहले 5 बड़े काउंटर्स में से पहले तो रियल एस्टेट आपको कम से कम 2 काउंटर दिख जाएंगे। प्रेस्टीज एस्टेट, ब्रॉय रियलिटी, दोनों पर ही आपको 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली। L&T फाइनेंस कल 9% तक टूट गया था, प्योरली एक प्रॉफिट बुकिंग थी आफ्टर अ सर्ज ऑफ सम 26%, लेकिन आज आप फिर से देखेंगे 2% तक चला हुआ। अदानी टोटल गैस, यहाँ पर आपको 2% की तेजी दिख रही है। और आपको फैशन काउंटर्स लाइक आदित्य बिरला फैशन वीक, आदित्य बिरला फैशन, ये आपको फिर से आज तेज दिखाई दे रहे हैं, जो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है भी। स्टील काउंटर्स लाइक जिंदल स्टील, ये दोबारा से आपको फर्स्ट 5-10 स्टॉक्स में दिख जाएंगे जो मिड कैप स्पेस से हो। एक बार डेरिवेटिव स्पेस भी देख लेते हैं कि वहां किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी से जहां शॉट्स कवर हो रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग बिल्ट होने में अभी थोड़ा सा टाइम दिख रहा है, लेकिन आपको क्लियरली मेटल स्पेस पे लॉन्ग बिल्ड्स होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जिंदल स्टील एक काउंटर है। आप शॉट्स कहाँ कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको दिख रहे हैं ऑटो एंड ऑटो फाइनेंस, मदरसन सुमी, बालाकृष्णा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये पहले 3 काउंटर्स हैं जहां पर आपको शॉट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपको फार्मा स्पेस स्टार दिखाई देता है जहां पर आपको तेजी से शॉट्स कवर हो रहे हैं। कल हमने देखा टॉप गेनर्स में FNO के FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, उस पर भी आपको आज एक तेजी देखने को मिलेगी। तो ऑटो स्पेस, ये तो ऑटो एंसिलरी थी। ऑटो स्पेस से आपको आइशर मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रैक्टर ट्रिगर और एग्री स्पेस के ये काउंटर्स हैं जो आपको तेज दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड को आप देखें, आइशर मोटर को देखें, तो यहाँ पर आपको तेजी से शॉट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहा है। लॉन्ग्स बिल्ट हो रहा है आपको नौकरी पे, HDFC पे, जुबिलेंट फूड और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो क्लियरली आपको ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और ये जो एक मॉनसून का ट्रिगर भी है वो भी थीम प्ले होती हुई दिखाई दे रही। कल IMD की तरफ से भी आया था क्लियरली कि नॉर्मल मॉनसून होगा। आप एक ब्लॉक डील भी आप यहाँ फ्लैशेस पर देख रहे हैं, लगभग 42 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। मुथूट फाइनेंस पे काउंटर फिलहाल फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहा है। ब्लॉक डील्स और कहाँ हुई हैं? इनफैक्ट MTR टेक पे एक ब्लॉक डील की बात थी, वहां सेल ऑफ की बात थी। कोटक बैंक में हमने देखा था कैनेडा पेंशन फंड कल सेल ऑफ होने के बाद पूरा बैंकिंग स्पेस दबाव में था, लेकिन फिलहाल आज एक रीबाउंड दिखा रहा है। MTR टेक आप देखें 3% डाउन है यहाँ पर, लेकिन आप बजाज काउंटर्स को देखें, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो से बजाज पैक के, और क्योंकि आज ऑटो का, ऑटो एंसिलरी का, एग्री का ये एक ट्रिगर क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक बार एक्सपर्ट से जान लेते हैं उन्हें किस तरह की ओपनिंग दिख रही है, कहाँ मौके दिख रहे हैं। संतोष, कैसी दिख रही है आपको ओपनिंग, और कहाँ पर लेंगे ट्रेडिंग बेट्स? आई थिंक FSL आपने भी दिया था कल, आज दिया इनफैक्ट। राइट।
FSL हमारा स्टॉक ऑफ द डे है, तो उसमें एक ऊपर खुला है, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम है। ओवरऑल मार्केट की भी बात करें तो ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, फ्लैट हुआ है। मेरे हिसाब से ये लेवल जो 17,200 के आसपास मिल रहा है, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे एक रिस्क लेके ट्रेड लेना चाहिए। 17,000 का पोजिशनल स्टॉप लॉस और इंट्राडे में आप 17,150 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेरी नज़र एक MGL पर है। MGL में यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 765 का स्टॉप लॉस रहेगा। फार्मा स्पेस से आपको बायोकॉन भी दिख रहा है, जहां पर आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां थोड़ा सा मोमेंटम भी दिख रहा है, तो बाइंग द फार्मा स्पेस देखना हो लग रहा है आज भी तेज रहेगा। रुद्रा, फार्मा स्पेस पर आपकी नजर है या फिर किसी और स्पेस पर? प्रियंका, मॉर्निंग भी हम बात किया है फार्मा सेक्टर पर। सिप्ला और सन फार्मा का टॉप बेट्स है फॉर मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम। इवन F&O में लॉन्ग करके रोल ओवर करना है तो रिस्क रिवॉर्ड दोनों स्टॉक सिप्ला और सन फार्मा में बहुत अच्छा है। डॉक्टर रेड्डी का ये है 2-3 दिन में उसका मुंह बहुत हो गया है और रेजिस्टेंस पर है, इसलिए मैं डॉक्टर रेड्डी को अभी खरीदने के लिए नहीं सलाह दिया। एंड इनफैक्ट इट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग। बट गोइंग स्पेसिफिकली विद बायोकॉन का लास्ट 2 महीने का चार्ट देखा है तो पहला ये स्टॉक करेक्शन दिया है फ्रॉम लेवल्स ऑफ 395। बायोकॉन डायरेक्टली केम टू 350 जोन एंड दिस वाज ऑन 28th of February। एंड वॉल्यूम देखा है तो उस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा था और स्टॉक बहुत गिरा है। एंड क्रूशियल सपोर्ट बायोकॉन का अराउंड 345-350 हैज बीन ब्रोकन। सो बायोकॉन को इस अपमूव में इफ यू हैव इट प्लीज एग्जिट एंड आई विल एडवोकेट अ स्विच फ्रॉम बायोकॉन टू आइदर सिप्ला और इवन टू सन फार्मा। एंड फॉर मी बायोकॉन इज अ क्लियर अवॉइड। Chart patterns are very negative for medium to longer time frame. Crucial supports have got broken. ये pullback क्या आ रहे हैं बायोकॉन में 340 to 350 जोन पर, उधर एग्जिट करना है बायोकॉन को। इवन पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को अवॉइड करना है। इफ यू हैव बायोकॉन काइंडली एग्जिट एंड स्विच ओवर टू सिप्ला एज वेल एज सन फार्मा। ठीक है, आज हो सकता है आज इंडेक्स एक रेंज में फंस के रह जाए। इसके पास 300 के ऊपर के लाने का भी दम नहीं दिख रहा। शुरुआत में स्क्रीन देख के ऐसा लग रहा है, और 200 को तोड़ तो देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 200 को तोड़ने के बाद के बहुत बड़ा डैमेज कर देगा ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इंडेक्स छोड़कर आज स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। इसी कैटेगरी में 2 शेयर मेरी लिस्ट में और आए हैं। पहला आया है एक तो अपोलो हॉस्पिटल। ऑल्दो अच्छा शेयर है, महंगा भी हो चुका है, 4600 रुपये का है। संतोष, क्या इसमें कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता, क्या छोड़ दें इसको? अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड बनता है, नॉट फॉर द इंट्राडे, बट एक रिस्क लेके पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 4,500 के आसपास आ रहा है, तो 4,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है, जहाँ पर 5100 इमीडिएट टारगेट रहेगा। कैश का शेयर है राहुल, जरा आप चेक करना, वो है जैकॉप। ये ना स्क्वीज हो गया है काफ़ी। अब आप देखेंगे ना इसकी 200 दिन की एवरेज और साथ ही इसके 50 दिन की एवरेज स्क्वीजिंग में है। ये ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनता जा रहा है। क्या ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा? अगर दिया तो क्या 135 हो जाएगा? देखिए डिम्पी जी, जिस तरीके से अभी तक के मूवमेंट्स दिखे हैं, डिक्लाइंस जो आए थे मार्केट के अंदर, उसी के चलते स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था 100 रुपये के आसपास। वहाँ से स्टॉक ने बढ़िया रैली दिखाई है और कुछ दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा है। ऑन दी अपसाइड डेफिनेटली मुझे लगता है कि करीबन 115 जो कि इमीडिएट बेसिस पे है, 115 के लेवल्स को अगर सस्टेन करके अगर हम यहाँ पे टिके रहे तो यहाँ से आपको एक अपमूव आ सकती है स्टॉक के अंदर, जो कि इसको 122-123 के लेवल्स तक ले जाएगी। अगर वो लेवल्स वहाँ पे जाके अगर सस्टेन कर पाए, क्योंकि वो 200 EMA और 100 EMA के बिल्कुल क्लोज जंक्चर है, तो अगर वहाँ पे जाके अगर क्लोजिंग मिल पाए या फिर उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाए, तब वहाँ पे आपको जयकॉर्प में और बड़ी चाल आती हुई दिखेगी, जो कि करीबन इस स्टॉक को ले जा सकती है 130-135 के लेवल्स तक। बट ऑन द इमीडिएट बेसिस 115 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 112 रुपये एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है अभी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। तो अगर कोई ट्रेड बनाना चाहता है तो 112 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड बना सकता है। मुझे लगता है कि ऑन द इमीडिएट बेसिस 122-123 के लेवल्स आपको जयकॉर्प में मिल सकते हैं, बट शर्त वही है कि 115 के लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करे।
मिनट्स है, अभी कुछ देर और सेटल होना चाहिए बाजार। इनफैक्ट करेक्ट ट्रेड्स आपको या फिर और ऐप ट्रेड्स आपको 10 बजे के बाद देखें, क्योंकि इस वक्त फिर से आपको स्लिप होता हुआ लाल निशान में दिखाई दिया बैंक निफ्टी। और इनफैक्ट जो बैंकिंग काउंटर्स खुले थे एक मामूली स्ट्रेंथ के साथ, वो अब खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स में हैवी वेट जैसे मारुति सुजुकी वो भी अब स्लिप कर चुका है, लगभग 1.5% नीचे मारुति सुजुकी है। HDFC भी आपको फ्लैट टू पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन आप दूसरे बैंक्स को देखें, ICICI बैंक जैसे काउंटर, उनमें आपको अब एक बार स्लिपेज जरूर दिखाई दे रही है। संतोष, क्या रहेगा यहाँ पर व्यू? ऑटो एंसिलरी दोनों आज एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं, कैसे मूव एक्सपेक्ट करने चाहिए? क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? ऑटो की बात करें तो मदरसन सुमी आज न्यूज की वजह से फोकस में है। ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका था, मुझे लग रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है, इसमें 140 रुपए के ऊपर और शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी और हमको 150 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स पे जैसे आप देखें, बैटरी स्टॉक्स, एक्साइट पर तो चलिए एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, लेकिन आप अमर राजा बैटरी वहां पर भी आप शॉर्ट्स कवर होते देख रहे हैं। एक बड़ी रेंज और कंसोलिडेशन फेस देख चुका है, या इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस देख चुका है, लेकिन अब क्या यहां पर किसी तरह का बाउंस बैक होना चाहिए? और साथ ही आप देखें तो रिलायंस अपनी जो कल की स्ट्रेंथ थी उसको मोमेंटम को अब भी बरकरार हुए, इंप्रूविंग GRMs बड़ा ट्रिगर, और आप देख रहे हैं 2580 के पास इस वक्त 0.5%, नियरली स्मॉल परसेंटेज, फ्लैट टू पॉजिटिव इनफैक्ट कहना चाहिए रिलायंस पर इस वक्त लेवल दिख रहा है। रुद्रा, रिलायंस क्या दिखते हैं आप, कितनी स्ट्रेंथ यहाँ पर लगती है अगर यहाँ से कोई एंट्री ले तो? प्रियंका, अगेन लास्ट टाइम हम लोग रिलायंस का चार्ट चेक में बोला था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, Reliance is a buy on every dip and it will support Nifty, and I even told repeatedly बैंक निफ्टी को वो सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट सिर्फ निफ्टी में है, बैंक निफ्टी पर नहीं आ सकता है। अभी रिलायंस का चार्ट आज का भाव में देखा है तो पहला ये है वो 2570 का ब्रेकआउट भी करके उसका ऊपर इजीली ट्रेड हो रही है, और लास्ट 5 डेज से कंटिन्यूअस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट रिलायंस हैज मूव्ड ऑन द अपसाइड। सो मेरे को रिलायंस चार्ट बहुत स्ट्रांग है, बट इधर लिया तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। यू आर बाइंग आफ्टर अ 5 डे अप मूव, एंड लास्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग 3-4 days back, Reliance offered a great risk reward to buy, and that too irrespective of market, Reliance was a good buy. अभी मेरे को रिलायंस का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2600 और 2610 पर है। So I feel it will stop around 2600 to 2610 for a day or two, and it will break 2610 and it is headed towards 2750. So अभी पहला टाइम फ्रेम को देखना है। If you are only 1 day 2 day kind of a short term trader, इधर लेने में 5 दिन का अपमूव के बाद इधर लेने में मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। पोजिशनल ट्रेडर है, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक 1 month 3 month time frame, every dip is a buy on Reliance. It will stop at around 2600 to 2610, but I am seeing 2750 target on Reliance. It's a buy on every dip. For a positional trader, buy it closer to levels of around 2550 and any dips there, and headed towards 2750 for a medium time frame. ठीक है, तो यहाँ पे अपनी रणनीति बताते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर भी उन्होंने क्लियर अपना स्टांस रखा। पंकज, ये जो ऑटो वाले शेयर्स हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स में हो चाहे 4 व्हीलर सेगमेंट में हो, ये अब री रेट हो सकते हैं क्या? इनका टफ समय तो अभी भी चल रहा है। पहले सेमीकंडक्टर से बाहर निकले तो फिर मेटल के प्राइसेस बढ़ गए, अब मेटल के प्राइसेस से निकलते हैं तो कहीं पता लगे इन्फ्लेशन की प्रेशर में ना आ जाए, डिमांड ही ना कम हो जाए आने वाले दिनों में। तो आपका ऑटो पे स्टांस क्या है? लार्जली जैसा आपने बताया कि पूरा परफेक्ट स्टॉर्म में आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर है, आप प्राइसेस ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, डिमांड का इतना बाउंस बैक नहीं दिख रहा है, प्लस आपके चिप शॉर्टेजेस चल रहे हैं, एंड मेटल प्राइसेस जो कि करेक्ट होने का खास नाम नहीं ले रहे हैं, प्लस आपके ऑयल एंड गैस प्राइसेस भी ऊपर है, एंड उसके ऊपर कंपनीज काफी, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं ज्यादातर वो ईवी स्पेस पे उतने एग्रेसिव है नहीं कंपेयर टू दी अनलिस्टेड काउंटर पार्ट्स। तो कहीं ना कहीं ऑटो एज अ सेक्टर स्ट्रक्चरली इनएक्टिव लगता है, और तो उसके लिए काफी जरूरी है कि आप ईवी न्यूट्रल वाले जो कंपनीज हैं, चाहे वो एंसिलरी हो, वो देखने चाहिए। तो हमें लगता है जैसे फिलिप्स कार्बन ब्लैक है या बाकी गैब्रियल है,
या फिर मिंडा कॉर्प है, आई थिंक ये सब हमें रिलेटिवली बेटर लगते हैं। OEMs में आई थिंक जो दो कंपनीज एग्रेसिव हैं वो टाटा मोटर्स एंड M&M है, बाकी आई थिंक बाकियों पे हमारा व्यू स्ट्रक्चरली सॉर्ट ऑफ नेगेटिव है। तो इन जनरल ऑटो अवॉइड करेंगे, बट अगर ऑटो में अगर कुछ सेलेक्ट भी करना है तो वो टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा OEMs में, एंड एंसिलरी के नाम मैंने ऑलरेडी बताया। एक शेयर है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, अभी करीब 1600 रुपये के आसपास आ चुका है। राहुल, या और कितना चल सकता है? गोदरेज प्रॉपर्टीज 1600 रुपये के आसपास है। DLF नहीं चुन रहे हैं, अगर एक्चुअल डाटा देखोगे तो गोदरेज ज़्यादा ठीक दिख रहा है रियल एस्टेट में। जी बिल्कुल डिम्पी, और उसका रीज़न भी है, देखिए टेक्निकल चार्ट्स पे भी कि इसने एक देखिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है करीबन 1460 रुपए के लेवल्स पे। अब यहाँ से जिस तरीके के अप मूव्स आ रहे हैं, आज भी इनफैक्ट देखें आप कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स में बहुत ही अच्छा मूव्स आ रहा है, जैसे कि ओबरॉय रियल्टी आज इनकी पिक भी थी हमारे एनालिस्ट की। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है ऑन दी अपसाइड एक इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए, जो कि बैठ के आ रहा है करीबन 1660 के लेवल्स पे। ये अगर लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आपको एक बड़ी चाल आती हुई दिखेगी। कंपनी भी बढ़िया है और जिस तरीके के अभी तक मूवमेंट्स आए हैं, बेस बना चुकी है, मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव आपको यहाँ से अप मूव्स आते हुए दिखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के अंदर। इसके अलावा डिम्पी जी मेरे पास एक अपडेट है, हमने सुबह GMDC को अपना पिक ऑफ द डे बनाया था 190 के टारगेट से, तो वहाँ टारगेट मीट हो चुके हैं। जिनके पास भी होल्डिंग है, आप अपने 185 के लेवल्स पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड करें। मुझे लगता है कि ये स्टॉक GMDC आपको 200 रुपये तक की चाल दिखा सकता है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। इसके अलावा एक स्टॉक है मेरे पास जो कि मैं आपको अभी देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे अभी तुरंत में ही ब्रेकआउट आया है। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स लीजर। देखिए जिस तरीके से ओपनिंग अप थीम चली है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से भीड़ उमड़ रही है, थिएटर्स में भी बहुत अच्छे नए प्रोडक्शन लाइंस भी अच्छे लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आइनॉक्स लीजर एक बढ़िया कैंडिडेट यहाँ पे बन के आ रहा है। जो टारगेट लेवल्स हैं आइनॉक्स लीजर के वो करीबन 500 रुपये के हैं, और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 460 रुपये का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड बनाया जा सकता है आइनॉक्स लीजर के अंदर। पोजिशनल ट्रेड रहेगा जिसमें 500 रुपये के टारगेट्स रहेंगे और 460 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट जेंटलमैन, स्टे विद अस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल से एक स्टेप बैक लेके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। हमारे साथ निखिल कामत जुड़ रहे हैं, को फाउंडर ऑफ ट्रू बीकन एंड ऑफ कोर्स ये जो एक PMS फर्म है, ज़ीरोधा मेन कंपनी भी है उनकी। निखिल, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ET नाउ स्वदेश पे आने के लिए। आज मैं आपसे बाजार के बारे में सब्सिक्वेंटली बात करूंगा। सबसे पहले एक पीस ऑफ रिसर्च जो बाहर आई है उसके बारे में बात करूंगा कि इंडियन हाउस होल्ड एक्सपोजर एक्विटीज़ की तरफ वो एक ऑल टाइम हाई पे आ गया है 4.8% पे, करीब करीब 5%। ये करीब 4.5% से नीचे था लास्ट ईयर माफ़ कीजिएगा, और ये साल दर साल बढ़ता हुआ हो रहा है। जबकि अभी भी डोमिनेंट एरियाज जो है एक इंडियन हाउस होल्ड लगाता है, प्रॉपर्टी में 49% एक्सपोजर है, FDs और गोल्ड में 15% है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि ये ट्रेंडिंग अपवर्ड्स है। आप फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी टाइम से हैं, आप इतनी बड़ी फर्म संभालते हैं, आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस डेटा को? क्या ये लगता है ये सस्टेनेबल फिनोमिना है जो शुरू हो गया है, या ये सिर्फ बाजार अच्छा हुआ था, वाइब्रेंट हुआ था तो ज़्यादा एक्सपोजर हो गया था? क्योंकि नेसेयर्स ये भी बोलते हैं बाजार अच्छा था तो आ गए इन्वेस्टर्स, जब बाजार खराब होगा तो ये वापस चले जाएंगे। इस पूरे मैटर पे आपका क्या व्यू है? मैंने ये रिसर्च पेपर देखा नहीं है जहाँ पे 4.8% बोल रहा है। हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो इंडिया हैज बिन अराउंड 2.5-3%। अगर आप इसे वेस्ट के साथ कंपेयर करें, से डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे ये नंबर है 40-50% के ऊपर। एक चीज हो सकती है कि एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, you know, the reported number आज, even if it is 5% target inflation, pragmatically on the ground inflation उससे ज़्यादा लग रहा है। और अगर लोग इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए इक्विटी में आ रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ होगी। जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्केल, अगर LIC के 30-35 करोड़ शेयर, 35 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है हमारे देश में, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इक्विटी मार्केट्स के सिर्फ 5 करोड़ या 6 करोड़ इक्विटी ओनर्स होने चाहिए। आई थिंक द ट्रेंड इज अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। और अगर आप
पिछले 10 या 20 साल की रिटर्न्स देखें तो इक्विटी में लोगों ने लगभग 10-11% a year consistently in the last 20 years. They've made it through the wonders of compounding. So I think it's a good thing, and I think this trend should continue. As the middle class grows in India and people become more savvy in terms of having bank accounts and having access to equity markets, I think it will continue for a long time, and that 4-5% number will probably eventually match the number in the Western countries that we see today. काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ऑफ कोर्स ये जेफरीज की रिपोर्ट है जो ये डेटा मैप करती है बहुत ही क्लोजली. दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा नियर टर्म इशू है, और वो नियर टर्म इशू है कि नाउ दैट अभी वॉर का जो मामला है वो धीरे धीरे इन द प्राइस हो गया है, बाजार प्री वॉर लेवल से वापस आ गए हैं. अब स्टैगफ्लेशन का जो नया इशू है, जैसे बाजार में बोलते हैं कि मार्केट फाइंड समथिंग टू वरी अबाउट एवरी नाउ एंड देन, तो ये स्टैगफ्लेशन का जो मैटर है कि ग्रोथ एनेमिक रहे और इन्फ्लेशन स्टिकी रहे, ये इक्विटीज पे कैसा असर डाल सकते हो? ये कितनी बड़ी चिंता है आपके हिसाब से ये इशू? Well, इन्फ्लेशन जनरली एक चिंता है, जितनी लोगों को हो रही है शायद उससे ज़्यादा होनी चाहिए. We were doing some research around how much inflation changes for every $10 spike in crude oil. जो हमारी इन्फ्लेशन टारगेट है, that has been taken the 4.5-5% which RBI has. In that they have considered oil price around 70 to 75. आज आप सोचिए तो prices are closer to 110, 120. If the prices were to go to 150, 160, inflation number, the target will become very hard to achieve. जब भी inflation हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, the only tool we really have at hand is to reduce liquidity from the economy. So if we were to increase interest rates to counter inflation to above 8-9%, wherever inflation might go tomorrow, growth definitely slow hoga. And then for a period of time, maybe we will have stagflation because growth will come down because of higher cost of money, and inflation will remain high for a while. But I think this can be modeled in as well. And in some ways, many people are already factoring this into their investing strategies. Agar if you ask me for a candid opinion about what I think, inflation is a big issue. I think the trade deficit that we are piling on every month is another big issue. Geopolitically, I don't think जो भी हमने रशिया यूक्रेन में देखा है, we have factored in everything. I think there is plenty more to come. But the biggest thing I worry is, steel prices are up 60%, crude is up 100%, all commodities like nickel, aluminium, everything has rallied. But the margins of the companies which create end products using these same commodities, the margins have not gone down yet in the numbers. One assumption can be, it's a lagging indicator, and it takes about a year for these companies to reflect lower margins. जैसे आप real estate का example लेंगे, तो real estate companies के लिए in many ways this is a huge inflow, right? This is one of the core dependencies they have, commodity prices. But real estate companies के margins हमने कम होते हुए देखे नहीं हैं. मेरे ख्याल में वो होगा, शायद 6 महीने के बाद होगा या 1 साल के बाद होगा. Considering the geopolitical tension, considering trade deficit, considering where crude oil is today, अगर आप मुझे पूछे कि market 17,200 पे fairly valued है, मैं अपने this is just my view, but I think markets are expensive today. And even though we all talk like there has been a big correction, अगर आप numbers देखें तो we rallied 100% to reach 18,400. And we have corrected maybe 7-8% to be at 17,200. In any other time, if something goes up 100% and comes down 7-8%, that would be nothing. But हम लोग ये छोटे वाले correction को, we are treating it like it's a real big correction and acting like stock prices have corrected and normalized. But मुझे लगता है कि markets अभी भी expensive हैं. People should be cautious. Follow the age-old rules of, being diversified enough, having other asset classes in your portfolio, not taking on more risk than one should today.
market looks cautious to you, Nikhil. Morning, Priyanka here. लेकिन ये कॉशियसनेस अगर नंबर्स के लिहाज से देखें, बेटिंग मोर ऑन स्टॉक ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, तो वो शायद नहीं देखती अब। हालांकि पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि बीएसई ने जो अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स का जो मार्क है वो 10 करोड़ पार कर लिया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, महाराष्ट्र और गुजरात तो लीडिंग स्टेट्स हैं ही इन कंट्रीब्यूटिंग टू दिस नंबर्स, बट स्टेट्स लाइक असम, लक्षद्वीप, बिहार, इन्होंने जरूर सरप्राइज किया। ऐसे कोई स्पेशल ट्रेंड्स जो आपको दिखे, जो आप कोई स्पेशल फैक्ट हमारे साथ हाईलाइट करना चाहें यहाँ? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इस हद तक बढ़ गया है. इफ यू लुक एट द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, वी हैव सीन द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एवर इन मेनी इयर्स इन इंडिया. ये जो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं 8-9%, we don't add people who are under the age of 15, we don't add people who are over the age of 60. इसका definition काफी microscopic in a way है, जहाँ हम बोलते हैं कि educated people willingly looking for a job and stuff like that. अगर आप इसको 8% मान भी ले तो it's very disparate across the country. In Karnataka, for example, it might be 2-3%. In Mumbai, it might not be too much. But if you go to a Punjab and Haryana, it might be 20-25%. To a lot of people, trading and investing did become a hobby, a crutch, alternate way to earn income during the pandemic because normal jobs were not happening. But I think the key that is being lost here is if you're an investor, you should be doing it for the right return expectations. If your investing capital is 1 lakh rupees and your monthly expenses are say 10,000 rupees, investing से आप 10% a month consistently आपके कमाने के odds बहुत ज़्यादा कम है. I don't think you should even attempt it. When you come into the market with expectations like that, more often than not, you'll end up taking on too much leverage or doing more risky things than one should be doing and lose the capital. So trading में इस unemployment rate से क्या correlation है exactly I cannot draw, but I think it has played a part in getting more people onto investing platforms, which is not a bad thing as long as people remain prudent, follow risk mitigation methods and try to build portfolios for long-term gain, but not to try and make that monthly income out of investing. निखिल, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 ऑफ स्वदेश को समय दे रहे हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ज़ीरोधा ने सर्विसेज दी हैं, वो ये दी है कि आप अपना टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वो जो एक फीचर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। खैर उससे काफ़ी हद तक सीए के ऊपर जो डिपेंडेंस है, या सीए को आप खुद बता दीजिए, हमारे इतना लॉस एडजस्ट कर लो आप उसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ मेरे को आपसे ये पता करनी थी, LIC का IPO इस फाइनेंशियल ईयर में तो अब नहीं आएगा। 25 तारीख हो गई, 31 तारीख को हो जाएंगे बुक्स क्लोज। अब आएगा ये अगले फाइनेंशियल ईयर में। जब ये अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा तो ये मार्केट के लिए क्या होगा? ये एक जैकपॉट होगा, ये मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी सकर होगा, ये होगा क्या? ये मुश्किल है टू कॉल इट 1 year ahead in time, बट अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो द लास्ट लार्ज कंपनी दे डाइवेस्टेड, IRCTC, उन्होंने अंडर प्राइस किया था एंड दैट इज फ्रेश इन देयर मेमोरी कि दे issued an IPO at a certain value and the value of the company now is significantly higher than that. So I don't think they will be too pessimistic when it comes to filing LIC's IPO, just by virtue of the previous experience they've had. That being said, आपको ये देखना पड़ेगा कि what price band it comes in, what is the incentive for LIC policy holders to apply. You'll have to look at the minute print around the document before you can figure out how much demand there might be. But मेरे ख्याल से it's also a factor of where the markets are at that point. If the markets are robust and rallying, like somebody was asking me earlier in this interview, when things are going well, appetite is high. Now at this current juncture, if there was to be an IPO which comes out, you have Paytm IPO, Zomato and Nykaa ka, memory in your head as a retail investor. You have all these political and, like fundamental economic problems that we discussed earlier in the interview. So I think that might weigh a little bit more on people's mind
than what LIC could be doing in itself. I think right now people are, talking about that Ruchi Soya IFPO, and there's a lot of banter on it. I think it went live yesterday, right? So we're watching how things develop there. इस समय मार्केट के एनवायरनमेंट में जिस तरह से फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं, अर्निंग्स के ऊपर मार्जिन प्रेशर का क्लाउड्स, मैक्रो क्लाउड्स, ओनरशिप में रिटेल काफ़ी एक्टिव है, FIs चले गए हैं, ये सारे एलिमेंट्स को देखते हुए नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स अपने पोर्टफोलियोज में अल्फा जनरेट करना काफ़ी ट्रिकी हो सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से हमेशा ट्रिकी होता है अल्फा जनरेट करना. If you were to take a benchmark, अगर आपका benchmark the Nifty है, for example, Nifty is an index where companies are also constantly changing, right? It's based on market capitalization. That is a very efficient way to track the growth story of the country in a way. So to beat that and get an alpha versus that index, in my opinion, is really hard. अगर आप alpha against a bank FD की बात करें, or if you talk about alpha against corporate debt, for example, that might be more achievable than trying to get alpha over Nifty. Because Nifty has, like we were talking, done 11% a year in the last 20 years. How can you have a better investment than that? All right, thanks very much निखिल, आज आपने समय दिया और ये सारे व्यू हमसे शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चलिए अब वक्त हो गया एक और फंडामेंटल पिक लेने का. हमारे साथ नीरज दीवान है और नीरज से ये जान लेते हैं कि आज वो उन्हें कहाँ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बेट्स प्लेस करने का आज उन्होंने डिसाइड किया है. नीरज, मॉर्निंग, वेलकम टू ET Now स्वदेश. कहाँ आपकी नज़र, कौन सी कॉल्स आप शेयर करना चाहेंगे हमसे जो पोजिशनली पोर्टफोलियो में होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग. मैंने आज के शो के लिए कल्पतरू पावर को चुना है. ये एक EPC कंपनी है जो पावर ट्रांसमिशन में भी है, और एक इसकी सब्सिडरी है JMC प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन EPC में है. इन दोनों कंपनीज का मर्जर अनाउंस हो गया है, तो ये दोनों कंपनियां मर्ज हो जाएंगी. आपको 4 JMC प्रोजेक्ट के बदले में एक कल्पतरू का मिल जाएगा शेयर. तो उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी बन जाएगी, बिकॉज इनकी कंबाइंड ऑर्डर बुक 31,000 करोड़ है और 5,000 करोड़ से ज्यादा के L1 ऑर्डर्स भी हैं, और इसकी मार्जिन भी काफी अच्छे हैं. धीरे धीरे डेट भी कम कर रहे हैं अपना, धीरे धीरे डेट भी लोग कम कर रहे हैं अपना. तो इनका डेट भी घट के खाली 2,000 करोड़ रह गया है, और इसका मार्केट कैप दोनों का कंबाइंड इस वक्त खाली 7,000 करोड़ है, और इसकी रेवेन्यूज 14,000 करोड़ के होंगे दोनों के मिलाकर, और इनका प्रॉफिट भी और तकरीबन फायदा भी हो रहा है जो मर्जर कर रहे हैं उससे 100 करोड़. कल्पतरू पावर ये कॉल रहेगी, और इसका फंडामेंटल रीजन भी बता रहे हैं जिस तरह से नीरज उन्हें यहाँ ये पसंद आता है. नीरज, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक आपका व्यू और भी जानना चाहेंगे कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक बुलिशनेस तो दिखाई दे रही है इंट्राडे के लिहाज से भी, लेकिन आगे के लिए कंसोलिडेशन और एक रेंज भी, क्योंकि हेडविंड्स कहीं से भी कम नहीं है, लेकिन प्री कोविड लेवल्स पे जब सारे लेवल्स आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर और तेजी यहाँ से दिखा सकते हैं, या आपको लगता है कि काफी हद तक शॉर्ट स्क्वीज हो गए हैं, अब एक नए ट्रिगर्स का इंतजार करना होगा बाजार को? एक्चुअली मुझे लग रहा है कि बाजार को नए ट्रिगर्स का इंतजार करना होगा, बिकॉज जो क्रूड के वजह से एक शॉक मिल रहा है हमारे को, वो अभी लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा उससे कोई राहत मिलने वाली है. अगर क्रूड के अगर कुछ रशिया यूक्रेन की लड़ाई कुछ थम भी जाती है, तो 1995 तक की लोग बोल रहे हैं क्रूड आ सकता है. वो भी बहुत ऊपर का रेट है हमारी इकोनॉमी के लिए. तो उसको देखते हुए, और जैसी इन्फ्लेशन US में है, और जैसे वहां से आवाजें आ रही हैं कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे किसी भी हालात में, और अपने यहाँ भी इन्फ्लेशन काफी हाई है, तो इसको चलते हुए एक फ्रेश ट्रिगर्स का वेट करना पड़ेगा. बट डोमेस्टिकली हमारे मार्केट में एक ओपनिंग अप ट्रेड जो हो रहा है, कंजम्पशन बेस्ड जो ट्रेड है, और जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है, ये स्पेस है जहाँ पे हमको लगता है हमको मौका मिलेगा पैसे कमाने का. अगर इसकी वजह से, मार्केट करेक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, तो आई थिंक वो हमको लेनी चाहिए, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हमको अच्छा रिटर्न दे सकती है. राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट नीरज. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स के मार्केट थॉट्स सुनवाते हैं. हम बात कर रहे हैं रमेश दीवानी, वेटरन मार्केट इन्वेस्टर की. वो इस समय बाजारों कैसे देखते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए उनकी क्या राय है, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है? Someone pointed out to me that China made the physical world, India is going to make the digital world,
And everyone I meet increasingly realizes that they want remote working, they want digital work. So I think I would put 30% into technology. And if you look at a 2-year view from 2020 to 2022, which stocks have done the best? I think among the top 10, 12 stocks, there must be at least 5 mid-cap technology companies, KPIT, Mastech, Tata Elxsi, Intellect Software. So technology is where it's at. It's, you know, India's great boon in life. And even at these valuations and even at this time, I would not hesitate to put 30 to 40% in technology companies, some large cap, some mid-cap technology stocks. Should you look at the fintech companies? Should you look at the e-commerce companies that are going there? I think you should. I mean, you know, just to give an example of a stock that I don't really own, but Zomato. It's a great business. They're expanding the market place in India. They do an extraordinary delivery service. It's just the valuation I can't stomach. I mean, the valuation that came out with, even though it popped on IPO, I could not store it. But so these businesses, you know, the Nykas, the Zomatos, I think you should keep your eyes and ears open on their valuation. And at some point, the valuations will come to where the levels is attractive. I think these businesses are here to stay. I would not treat them all with the same brush. Some of them, you know, make no sense to me, so I would avoid them. ऑलराइट, संतोष मीनो के पास चलते हैं और बात करते हैं भारती की। क्यों भारती की बात करते हैं? भारती की आज एनालिस्ट मीट है। 2 साल के बाद गुड़गांव में उन्होंने फिजिकल एनालिस्ट मीट बुलाई है और इसलिए सबकी नज़र बनी हुई है। बाजार थोड़ा सा साइड हो गया होगा, वो बात सही है, लेकिन स्टॉक 1.5% ऊपर है। संतोष, चार्ट्स पे भारती कैसा लग रहा है आपको 712 पे? मैं भारतीय एयरटेल पे काफी ज्यादा बुलिश हूँ। एक्चुअली जितनी उम्मीद है उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश है। अभी शॉर्ट टर्म में भी स्ट्रक्चर जो बन रहा है काफी बुलिश बन रहा है। जैसे ये 730 के ऊपर निकलता है, इसमें हमको बड़ी रैली देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में हमको 800 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। नीचे की ओर 690 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पिछले 10 साल का इसमें ब्रेकआउट आया है, तो उस हिसाब से इसमें तेजी आना चाहिए और स्टॉक को एटलीस्ट 1000 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चाहिए आने वाले दिनों में। ऑलराइट, ठीक है। अब आप कुछ और काउंटर देखें ना, एमसीएक्स की अब देखिए चाल, वहाँ आप 4% तक की तेजी देख रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म कंपनी आप चाहे एमसीएक्स हो, आईईएक्स हो, ये कल से ही आप तेज देख रहे हैं। और जैसे जैसे कमोडिटी प्राइस में सर्ज होता है तो इनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और यहाँ पे भी प्राइस में आपको सर्ज देखने लग जाता है। एमसीएक्स पर रुद्रा क्या व्यू रहेगा? या इसमें प्रियंका, MCX is definitely for a short term. It is just moving out of a consolidation pattern. However, for me, more of a call which I will be taking based on the moves what happens on commodity, and इसको specifically levels देखा है तो 2 दिन में price volume action is on the positive side and above levels of 1455. This stock has given a short-term breakout. So keeping a stop loss of 1450, I will be a buyer in MCX and इसका target है ऊपर से I will be looking at levels closer to 1800. So very good risk reward for a positional long trade. Even short term के लिए 2 दिन का trade के लिए भी MCX looks very strong. 1450 stop loss. Enter at even current level or dips to 1460. Look at targets as high as 1800, which is possible in a month's time. राइट, सो राउंड अबाउट 150 अप मूव यहाँ से एमसीएक्स पर देखते हैं, 150 पॉइंट्स की अप मूव और उस स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। राहुल, एक बार वीआईपी इंडस्ट्रीज का आप चार्ट देखें, ओपन अप थीम्स के साथ साथ ट्रैवल, लगेज, ये सारे काउंटर्स भी बाजिंग है और इसमें भी आप अच्छी मूव देख रहे हैं, 5% तक की तेजी। ये काफी हद तक मूव हो चुका है या आपको लगता है अभी मोमेंटम प्ले बाकी है, हम एक ट्रेडिंग पिक ले सकते हैं यहाँ? मुझे लगता है प्रियंका, मोमेंटम के लिए हम अभी भी यहाँ से कॉल ले सकते हैं। ऑल्दो स्टॉक अभी 5% की बढ़ावत ऑलरेडी दिखा चुका है, पर ये एक ब्रेकआउट के पास में है। जिस तरीके से इसने अभी ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट्स पे, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 720 लेवल्स के लिए अप्रोच कर रहा है। और ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे प्रियंका, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 675 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे अगर इस स्टॉक के अंदर अगर ट्रेड
ट्रेड बनाना है तो 680 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस ट्रेड को बनाएं। ऑन दी अपसाइड मुझे लगता है 720 रुपए के लेवल्स आपको वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर आते हुए देखेंगे। चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है और जितने भी इंडिकेशंस हैं मुझे पॉजिटिव ही लग रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के अंदर। मिड कैप्स में अगर देखें तो वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी अच्छी दिख रही है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से, इनफैक्ट आज हमने देखा 7 स्टॉक एफएनओ बैन में भी थे। ये भी इस बात का इंडिकेटर है कि देखिए आज भी ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस, मिड कैप स्मॉल कैप 1% इन द ग्रीन, जबकि आपको बेंचमार्क्स एक्चुअली नीचे दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। शैली इंजीनियरिंग, इसमें एक इंटरेस्टिंग मीट हो रही है इन्वेस्टर्स से। स्टॉक 1800 रुपये आसपास है, 7% ऊपर है। शैली इंजीनियरिंग जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग कंपनी है, पीवीसी प्लास्टिक पॉलीमर इंजीनियरिंग कंपनी है, आप इसको देखते हैं राहुल, चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है? अजय जी, मेरे पास चार्ट्स अभी इसके अपडेटेड नहीं है, तो मैं इसको तुरंत अपडेट करके आपको दोबारा बताता हूँ। नो प्रॉब्लम। आप इसके चार्ट्स को 6 महीने डायरेक्टर साहब लेके आइए ज़रा, 6 महीने 1 साल का ग्राफ देखते हैं। ये इसमें काफ़ी बड़े बड़े बाज़ार के दिग्गज इन्वेस्टेड हैं, आपने नाम भी सुने होंगे। बहुत बड़े बड़े HNI इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर प्रेजेंट हैं और इस साल 4% ही नीचे है, जबकि मिड कैप एज अ स्पेस 30 से 40% नीचे आ गया था। ये स्टॉक सिर्फ 3.5% इस समय 3 महीने में बढ़ गया है एक्चुअली। तो क्वालिटी मिड कैप्स जो रिबाउंड कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, शायद उसमें से भी एक स्टॉक ये है 1800 रुपये के आसपास। संतोष, मिड कैप्स में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज नजर आ रहे हैं क्या आपको? यस, मिड कैप में कई पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे एमसीएक्स अच्छा लग रहा है, एमसीएक्स में ब्रेकआउट आते नजर आया है, तो इसमें फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। हमें शायद इमीडिएटली 1550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे एक अच्छा सपोर्ट है इसको 1450 पे, तो इसको अप्रोच किया जा सकता है। चलिए राहुल के पास वापस जाते हैं। राहुल ने चार्ट्स इसके अपडेट कर दिए हैं। राहुल बताइए, शैली इंजीनियरिंग। देखिए अजय जी, मैंने इसके चार्ट्स नहीं देखे थे, पर अभी जिस तरीके के चार्ट्स अब मैं इसके देख पा रहा हूँ, बहुत मेजरली ये स्टॉक जो है वो 1800 के लेवल्स को रेजिस्ट कर रहा था और उसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। बहुत लंबी समय से ये चाल आपको देखते हुए मिल रही थी, करीबन 1-1.5 महीने के अंदर। अब जिस तरीके से आज इसने गैप अप ओपनिंग करी है और एक बड़े इसने हाईज बनाए, करीबन 1900 रुपये तक की चाल आपको देखने को मिली। अब इस पॉइंट पे अगर किसी को अगर लेना है तो मुझे लगता है कि 1790 यानी कि 1790 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको ट्रेड बना सकते हैं। अगर जो लेवल्स हैं 1800 के, अगर ये सस्टेन करता है तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में ये स्टॉक आपको रेंज के बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 1800 के लेवल्स को होल्ड कर पाए तो आपको डेफिनेटली ऑन दी अपसाइड बहुत अच्छी चाल मिल सकती है। आज भी जैसे इसने 1900 रुपये तक के अपटिक्स दिखाए हैं, मुझे लगता है कि एक अगर पोजिशनल प्ले बनाया जाए, अगर शॉर्ट टर्म का प्ले बनाया जाए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे शैली जो है इंजीनियरिंग आपको 1900 रुपये के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। 1900 तक के लेवल्स दिखते हैं इसमें। राहुल को आप देख लेते हैं कि आज मार्केट में कहाँ एक्शन है, कौन से स्टॉक्स में अनयूजुअल मूव है, वॉल्यूम है, अच्छा खासा सर्ज दिख रहा है। ये सारी चीजें कंपाइल करके लाए हैं सुमित हमारे साथ। सुमित, बताएं कौन कौन से स्टॉक्स ट्रैक किए हैं आपने? पहले तो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र फोकस में रहेगा, क्योंकि लगातार 12 दिनों से ये स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा है 5% का। और अगर आप देखते हैं तो आज ये स्टॉक टी ग्रुप, जो ट्रेड टू ट्रेड बेसिस ग्रुप होता है बेसी का, उससे बाहर निकल चुका है और 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक पर लगा है। उसके अलावा 2 स्टॉक्स इस पर ब्रोकरेज कॉल्स के दम पे बाइंग देखने को मिल रहा है। पहले तो अनुपम रसायन, क्योंकि जेफरीज ने इनिशिएट नोट किया था बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस करीब 1040 रुपये का था। और दूसरा इंडिगो, जिसपे जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड किया था अपना रेटिंग न्यूट्रल पे, और जो टारगेट प्राइस रखा था वो वही हाइक किया था, करीब 1825 का टारगेट प्राइस सेट किया था। और खबर के दम पे कुछ स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। पहले तो मदरसन सुमी, क्योंकि उन्होंने एक पहला ऑर्डर जीता है अपना बोइंग की तरफ से, उसी दम पे हमें बाइंग देखने को मिल रहा है। उसके अलावा टाटा कंज्यूमर में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि वो अप टू 1.5% स्टेक किसी फॉरेन कंपनी को दे सकते हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की फॉरेन कंपनी को मर्ज करने की बात कर रहे हैं अपने टाटा कंज्यूमर के साथ।
उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो एमटार पे भी थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही है कि पोटेंशियल ब्लॉक डील हो सकता है और जो इंडिकेटिव प्राइसिंग है एमटार के ब्लॉक डील का वो करीब 3 to 5% डिस्काउंट पे चल रहा है। उसके अलावा अगर जेएमआर पावर हम देखते हैं, ये स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है, जब से लिस्ट हुआ है तब से लगातार ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम्स भी करीब 3 टाइम्स है उसके पहले के 2 दिन के ट्रेडिंग के सामने, तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के दम पे हमें ये वीकनेस दिख रहा है जेएमआर पावर में। और आखिर में अगर हम देखते हैं तो पीवीआर और आइनॉक्स दोनों ही स्टॉक में काफ़ी बज़ दिख रहा है, बाइंग दिखने को मिल रही है, क्योंकि एक ब्लॉकबस्टर बड़ी बजट वाली मूवी आरआरआर आज रिलीज़ हुई है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि काफ़ी अच्छी टिकट सेलिंग्स आ सकती है इससे, और इसी दम पे पीवीआर और आइनॉक्स में बहुत ज़्यादा बाइंग दिखने को मिल रही है। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच सुमित, ये सारे स्टॉक्स हमें आइडेंटिफाई करवाने के लिए।